एप 11-20। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम यहाँ आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते हैं जो आपको पसंद आएगा। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल और भी ग्रो करेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। 11 द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, मिस्टीरियस रेड पिल। सिद्धार्थ की लात लगने के बाद निखिल अभी भी जमीन पर गिरा हुआ उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। सिद्धार्थ उसको देखकर एक स्माइल पास करता है और 2-3 ब्लू ड्रैगन फीस्ट उसके चेहरे पर बजा देता है। इससे निखिल को ज़्यादा असर तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कई सारे निशान आ गए थे और उसे उठने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तभी सिद्धार्थ माइक्रो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए निखिल के पीछे चला जाता है। सिद्धार्थ पीछे से उसके एक जोरदार साइड किक करने ही वाला था कि निखिल पीछे मुड़ जाता है। यह देखकर सिद्धार्थ तुरंत माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए दोबारा उसके पीछे चल जाता है। ऑडियंस में भी सब लोग यह देख रहे थे। उन लोगों को यह मैच काफ़ी बोरिंग लग रहा था क्योंकि सिद्धार्थ बस उससे भागे जा रहा था। तभी नीचे अलेक्स 2-3 लड़कों से लड़ रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था सिद्धार्थ हारने वाला है, लेकिन अलेक्स को पूरा भरोसा था कि सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं हारेगा। नीचे खड़ी वह लड़की जिसने सिद्धार्थ की बेइज्जती करी थी और अपना नाम इमोर्टल ब्यूटी बताया था, वह यह सब देखकर काफ़ी शॉक थी क्योंकि उसे तो लग रहा था कि सिद्धार्थ बस थोड़ी ही देर में हार जाएगा, लेकिन इसकी बजाय सिद्धार्थ बार बार उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। तभी सारी ऑडियंस की उम्मीद के विपरीत सिद्धार्थ 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद एक जोरदार साइड किक निखिल के सोलर प्लेक्सस पर मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग गया और वह रिंग से बाहर जाकर गिर गया। यह देखकर रेफरी रिंग के अंदर जाकर सिद्धार्थ को विनर अनाउंस कर देता है। सिद्धार्थ जब नीचे जाता, अलेक्स उससे आंख मारते हुए बोलता है, भाई 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स जमा हो गए हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ खुश हो जाता है। तभी नलिनी सिद्धार्थ से एक्साइटेड होकर बोलती है, मास्टर अगर आप 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी फिजिकल पावर 5 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपके पास 3 डाल्विक कॉइन्स हैं तो आप उनसे एक बनाकर अपनी कल्टीवेशन और फिजिकल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैट्रिक्स ऑफ मास्टरी फॉर्मेशन। कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। अपने पैसे कौन बर्बाद करना चाहता है? सिद्धार्थ नर्वसली कहता है। ये सुनकर नलिनी हंसते हुए बोलती है, मास्टर आपने अभी भी इस दुनिया को नहीं देखा है। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन इस दुनिया में पावर से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा ताकतवर होंगे तो आपके पास अभी जितने पैसे हैं उनसे लाखों गुना ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके यह पैसे भी कोई छीन लेगा। यह सब सुनकर सिद्धार्थ की तो जैसे आंखें ही खुल गई थी। उसने नलिनी से बोला, तो मैं 150 स्पिरिचुअल स्टोन्स अपने आप के लिए रख लेता हूँ। 100 का अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में इस्तेमाल करूंगा और 50 को अपने डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करूंगा। यह सुनकर नलिनी हाँ में सिर हिलाते हुए बोलती है, मास्टर अभी तो इंतजार करिए, अभी पूरा कंपटीशन बाकी है और आपको पता है इस कंपटीशन का विनिंग प्राइज क्या है? मुझे नहीं पता। लोग बोल तो रहे थे कि बहुत ताकतवर चीज़ है। नलिनी हमेशा की तरह सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मैं भी शॉक थी जब मैंने इसका विनिंग प्राइज देखा, क्योंकि यह एक थी और इतने छोटे से आर्मी बेस में इतनी पावरफुल और महंगी चीज़ का होना तो नामुमकिन था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इस आर्मी बेस के हेडमास्टर के कई सारे दोस्त कॉम्बैट गॉड्स हैं और वो खुद भी एक कॉम्बैट गॉड है, इसलिए उनके पास पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। और रही बात इतनी पावरफुल पिल की, तो इस पिल को 5 कॉम्बैट गॉड अपनी 1% पावर लगाकर बना सकते हैं और उनकी वो पावर भी 1 महीने में रिकवर हो जाती है, तो शायद इसीलिए इन लोगों ने ऐसी पिल बना पाए। पिल ऑफ असेंशन। ये सुन के सिद्धार्थ बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे होता क्या है? नलिनी उससे कहती है, मास्टर आप पहले कंपटीशन को जीत चाहिए, वरना अगर मैं आपको पहले बता दूंगी तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे और हो सकता है आपका ध्यान फाइट में ना हो, और अगर आप हार गए तो आपको बहुत पछतावा होगा। मैं आपको इसकी पावर इस कंपटीशन खत्म होने के बाद बताऊंगी। यह सुनकर सिद्धार्थ बोलता है, ठीक है। उसने ऐसे एक्सप्रेशन के साथ कहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये जानने की एक्साइटमेंट थी। तभी सिद्धार्थ एक चीज़ को याद करके खुद ही चौंक जाता है। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं ये कैसे भूल गया। वह तुरंत भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। सिस्टम विंडो में लेवल अप का ऑप्शन आ रहा था और सिद्धार्थ उस पर क्लिक कर देता है। वो जैसे ही उस पर क्लिक करता है, उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लग गई थी और उसके बाल भी 2 सेंटीमीटर लंबे हो गए थे। साथ ही में उसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। उसका शरीर भी ठीक ठाक फिट हो गया था। तभी नलिनी बोलती है, यह क्या चीज़ है? वो थोड़ी देर के लिए सोचकर बोलती है, अच्छा तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसने आपको ह्यूमन से नेक्सारी बना दिया है और इससे आपका लेवल अप भी होता है। मैंने अभी आपके सिस्टम की इन्वेंटरी चेक करी तो मुझे दिखा आपके पास एक मेमोरी एब्जॉर्प्शन स्टोन है। अगर आपने इसे एब्जॉर्ब किया तो आप ग्रेड बी के लेवल 5 पर पहुंच जाएंगे, पर अगर आपने इसकी सारी एनर्जी को अपने तीनों डांटियंस में कल्टीवेट किया तो हो सकता है आपकी कल्टीवेशन भी इंप्रूव हो जाए। यह ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह सब सुनकर सिद्धार्थ बोलता है, मैंने पहले भी एक इमोशन एब्जॉर्प्शन स्टोन को अपने शरीर के अंदर ऑब्जर्व किया था। इससे मेरे खाली ग्रेड बढ़े। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मेरे अंदर की एनर्जी बढ़ रही हो। आपको इसलिए ऐसा नहीं लगा क्योंकि आपने अपने डांटियंस पर उस एनर्जी को कल्टीवेट ही नहीं किया था।
यह सुनकर सिद्धार्थ उससे कहता है तो क्या मुझे अभी इसे एब्जॉर्ब करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप अभी इसे कभी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन इसकी सारी एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए लगभग 2 घंटे तो लगता ही हैं और मैंने एनालाइज किया है कि आपका मैच बस आधे घंटे में ही शुरू होने वाला है, इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपके ग्रेड तो बढ़ ही जाएंगे और आपके अंदर इसकी एनर्जी फ्लो कर रही होगी। आप फाइट करते वक्त ही इसकी एनर्जी को अपने शरीर में कल्टीवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप पंच करने जा रहे हो तो अपनी सारी एनर्जी को अपने फिस्ट में कॉन्सेंट्रेट करें और अगर किक मारने जा रहे हो तो सारी एनर्जी अपनी किक में ही कंसंट्रेट करें। यह सुनकर सिद्धार्थ हाँ में सिर हिला देता है और अपने इमोशन क्रिस्टल को अब्जॉर्ब करने लगता है। उसका शरीर नीले रंग की एनर्जी से चमक रहा था। अचानक से उसके गले में पड़े आई कार्ड पर ग्रेड बी लेवल 8 लिख कर आ रहा था। सिद्धार्थ 5 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठ गया था। उसे लग रहा था कि उसके शरीर में बहुत सारी एनर्जी है। तभी नलिनी उससे कहती है, मास्टर आपके दोस्त अलेक्स का मैच अभी शुरू हो चुका है, क्या आप उसे देखने जाना चाहेंगे? यह सुनकर सिद्धार्थ चौंक जाता है और तुरंत रूम का गेट खोलकर वहां से भागते हुए एरिना की तरफ आ जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उसे दिखता है कि अलेक्स जमीन पर गिरा हुआ था, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। जैसे ही उसका अपोनेंट जिसका नाम आरव था उसकी तरफ बढ़ने लगता है, अलेक्स स्माइल के साथ अपने आई कार्ड को अपनी यूनिफॉर्म के बाहर दिखा देता है। वह ग्रेड बी के लेवल 6 पर था और उसका अपोनेंट आरव जो कि बस ग्रेड सी के लेवल 9 पर था। और फिर अलेक्स जोर जोर से हंसने लगता है। उसका अपोनेंट भी कुछ कदम पीछे कर लेता है। वह समझ गया था कि अलेक्स उसके मजे ले रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ और अभिमन्यु जो कि एक साथ ही खड़े थे वह भी हंसने लगते हैं और फिर अलेक्स हवा में उड़ते हुए अपने अपोनेंट आरव के मुंह पर एक ब्लड मून किक मार देता है, जिससे उसका अपोनेंट रिंग से बाहर जाकर गिर जाता है। अलेक्स अपने मुंह से खून थूकते हुए रिंग से बाहर आने लगता है। बाहर आके वह तुरंत अभिमन्यु से पूछता है, भाई कितने स्टोन्स हो गए? पूरे 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स हो गए हैं। उसकी बातें सुनकर आसपास खड़े सारे स्टूडेंट और यहाँ तक कि कई सारे कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स भी शॉक थे, क्योंकि 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं थी। इतने पैसे तो एक स्टूडेंट 5 से 10 साल में ही कमा सकता है और कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स की तो सालाना इनकम इतनी होती है। लेकिन वॉर लॉर्ड्स को यह सब बातें सुनकर बिल्कुल भी चौंके नहीं थे, क्योंकि उनकी सैलरी इससे कई ज़्यादा होती है। अलेक्स भी अभिमन्यु की बात सुनकर चौंक गया था। तभी अभिमन्यु उससे कहता है, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के साथ बेट लगाई थी। ये सुन अलेक्स और सिद्धार्थ भी हंसने लग गए थे। अगला मैच अभिमन्यु का था और उसका अपोनेंट राघव था। राघव को देखकर नीचे खड़ा सिद्धार्थ घबरा जाता है। अलेक्स सारे 1000 स्टोन्स अभिमन्यु पर लगाने ही वाला था कि सिद्धार्थ उसे रोककर कहता है, अलेक्स यह मत करो, क्योंकि राघव को कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर हेमराज का सपोर्ट है, उसने जरूर इसे कुछ दिया होगा। अलेक्स उसकी बातें सुनकर रुक गया था, लेकिन फिर भी उसने 10 स्टोन्स तो अभिमन्यु के ऊपर लगा ही दिए थे। यह देखकर सिद्धार्थ ने भी 10 स्टोन्स राघव पर लगा दिए थे। भले ही उसे राघव बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन फिर भी उसे पता था राघव ही जीतने वाला है। दोनों की नजरें फाइटिंग रिंग की तरफ थी। अभिमन्यु ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए रिंग की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कि राघव जमीन पर घुटनों के बल गिर गया था। यह देखकर अलेक्स सिद्धार्थ को घूरने लगता है। सिद्धार्थ उससे कहता है, मैच की तरफ देखो चुपचाप। जैसे ही उन दोनों की नज़रें जाती हैं, राघव तुरंत एक लाल रंग की गोली को खा लेता है और कुछ ही सेकंड्स में वह दोबारा खड़ा हो जाता है। वो अभिमन्यु की तरफ भागते हुए उसके चेहरे पर 10-20 मुक्के बजा देता है। अभिमन्यु को यह पंचेज बहुत ज़्यादा जोर से लग रहे थे, उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। तभी अभिमन्यु अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हुए पूरी पावर से राघव के सीने पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे राघव काफी दूर हवा में उड़ चुका था। वह रिंग से बाहर ही जाने वाला था कि उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए रिंग पर लगी हुई रस्सी पर अपना पैर मार दिया था, जिससे वह मुंह के बाल जमीन पर गिर गया था। उसको देखकर ऑडियंस में खड़े लोग हंस रहे थे और अलेक्स भी सिद्धार्थ की ओर देखकर एक शरारती मुस्कुराहट देता है। थोड़ी ही देर में उन सब की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए राघव कई सारी आइस स्पाइक्स अभिमन्यु की तरफ फेंकने लगता है। अभिमन्यु अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उन बर्फ के स्पाइक अपने पास नहीं पहुंचने देता और वह जमीन पर ही गिरे जा रहे थे, लेकिन इतने सारे स्पाइस को रोकना उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। वह सारे स्पाइस उसके शरीर पर निशान छोड़ते हुए जा रहे थे। वह बिल्कुल लहूलुहान हो चुका था। जब उसका ध्यान उन स्पीक्स पर था, उतनी ही देर में राघव भागते हुए अपने हाथ पर कई सारे बर्फ को कंसंट्रेट करके उसके सीने पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे उसे बड़ी ठंडक सी लगती है। और जब उसकी आंखें खुलती है, वह देखता है कि अब वो रिंग से बाहर गिरा हुआ था। नीचे खड़े सिद्धार्थ और अलेक्स दोनों उसकी तरफ उसे सहारा देने के लिए आ चुके थे। तभी उनकी टीम मेंबर स्मृति एक हीलिंग टीचर को बुलाकर लाती है, जो अभिमन्यु की सारी एक्सटर्नल इंजरीज को सही कर देती है। और थोड़ी ही देर बाद अभिमन्यु चलने लगता है। तभी वह दोनों वापस अपनी टेबल के पास पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद अलेक्स बहुत बेशर्मी से सिद्धार्थ के बेट लगाए हुए 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बदले मिले हुए 30 स्टोन्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख देता है। यह देखकर सिद्धार्थ और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। तभी एक जोरदार बेल बजती है और रेफरी चिल्लाकर बोलता है, इस मैच का विनर है राघव रहेजा और नेक्स्ट मैच है राघव और सिद्धार्थ के बीच। इन दोनों में से जो जीतेगा वह इस सोलो कंपटीशन का विनर बन जाएगा। अलेक्स हैरानी में चिल्लाकर रेफरी से पूछता है, लेकिन मेरा मैच तो अभी बाकी। यह सुनकर रेफरी थोड़ी देर सोच के लापरवाही से बोलता है, कोई बात नहीं, चलो पहले तुम्हारा ही मैच करा देते हैं।
यह सुनकर पूरी ऑडियंस, सारे टीचर्स और अलेक्स सब शॉक थे क्योंकि इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर इतने सालों में उन्होंने कभी नहीं देखा। यह क्या बात हुई? अगर तुम्हारा मन है तो तुम लड़ो वरना कोई और लड़ ले। लेकिन फिर भी अलेक्स को इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तुरंत रिंग में जाता है। वहीं पर सिद्धार्थ 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स राघव पर लगा देता है। यह चीज़ अलेक्स ने रिंग के अंदर से ही देख ली थी। वह सिद्धार्थ को गुस्से से घूरते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 5 फीट हवा में उड़ा देता है। जैसे ही सिद्धार्थ गिरने वाला होता है वह बहुत स्टाइल से एक फ्रंट फ्लिप मारकर जमीन पर लैंड करता है। यह देखकर अलेक्स का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह अपना गुस्सा उतारने के लिए अपने अपोनेंट राघव का इंतजार कर रहा था। जैसे ही राघव आता है उसके काले बाल में से 50% बाल तो लाल हो चुके थे। यह देखकर सब लोग कंफ्यूज थे और वही दूर अपने रूम में बैठे हुए हेडमास्टर और वाइस प्रिंसिपल दोनों यह मैच देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या कारण है उनकी मुस्कुराहट का? क्या अलेक्स राघव से जीत पाएगा? और रेफरी ने इतनी जल्दी यह डिसीजन कैसे ले लिया? यह सब जानने के लिए बने रहिए। heart_outline_gray कमेंट WhatsApp_Gray 29 likes 8 comments 6/12 The Devil Force God's Bet। राघव के शरीर पर शर्ट नहीं थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका शरीर गर्मी से जलने वाला हो, इसलिए उसने शर्ट उतार दी थी। शर्ट उतारने के बाद सारी ऑडियंस को उसकी फिजिक दिख रही थी। वह बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा था, लेकिन ज़्यादा बल्कि नहीं। उसे देखकर लड़कियां तो आपस में बातें कर रही थी, राघव तो लाल बालों के साथ और भी हॉट लग रहा है। तभी सिद्धार्थ के मन में एक सवाल था। उसे अपने से थोड़ी ही दूर एक लड़की खड़ी हुई दिखती है जिसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन वह बहुत ही एटीट्यूड में दोनों हाथ बांधे हुए मैच देख रही थी। सिद्धार्थ तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है। उसे देखकर वह लड़की अपना मुंह फेर लेती है। ये चीज़ सिद्धार्थ को बहुत इरिटेटिंग तो लगी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सिद्धार्थ उससे पूछता है, तुम ही हो ना वह लड़की जिसने अपना नाम दी इमॉर्टल ब्यूटी और ना जाने और भी क्या बकबक कहा था? हाँ मैं ही हूँ वो लड़की चिढ़कर बोलती है। ये सुनकर सिद्धार्थ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बदतमीजी के साथ बात की थी। और फिर कन्फ्यूज़न में उससे पूछता है, तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ मैच करोगी। ये सुनकर वह लड़की चिढ़ते हुए बोलती है, उस बेवकूफ़ राघव की वजह से मैं हार गई। ये सब सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। तभी सिद्धार्थ उससे शांति से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि ये बकवास इमॉर्टल ब्यूटी वगैरह तो किसी का असली नाम हो नहीं सकता। मेरा नाम संस्कृति है, वह गुस्से में कहती है, और इमॉर्टल ब्यूटी कोई बकवास नहीं है। असल में हमारी एकेडमी में 3 ब्यूटीज हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, मतलब 3 सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ। एक तो तुम्हारी टीचर मिस जानवी है। यह सुनकर सिद्धार्थ उससे पूछता है, तो मिस जानवी का निकनेम क्या है? उनका निकनेम है ब्लैक जेड ब्यूटी, और एक और लड़की जिसका निकनेम है वाइट जेड ब्यूटी, और हम तीनों बस सुंदर ही नहीं बहुत ताकतवर हैं। हमारे पीछे पूरी एकेडमी पागल है। और मेरा निकनेम इमॉर्टल ब्यूटी इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आती है और मेरे पास रीजेनरेशन की एबिलिटी भी है। इसीलिए मैंने कई सारे पावरफुल स्टूडेंट्स से लड़ाइयाँ करी हैं और उनसे लड़ाई के वक्त बार बार हील हो जाने की वजह से मैं उनसे जीतती रही। इसीलिए लोगों को लगने लगा कि मैं इमॉर्टल हूँ, इसीलिए मेरा नाम इमॉर्टल ब्यूटी पड़ा। संस्कृति बिना किसी भाव के साथ कहती है। यह सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ कुछ ना कहकर वापस अपनी टेबल के पास चला जाता है। संस्कृति को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और अपना ध्यान मैच की तरफ देने लगती है। रिंग के अंदर अलेक्स राघव से कहता है, इतने लाल बाल, ऐसा लग रहा है किसी ने पान थूक दिया हो। ऑडियंस में खड़े लड़के तो हंसने लगते हैं, लेकिन लड़कियां उसे गुस्से से घूर रही थीं। तभी अलेक्स का जवाब देते हुए राघव उससे कहता है, चुपचाप लड़ाई करना। और फिर राघव भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अलेक्स अपनी पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हवाओं को चीरते हुए राघव आखिर उसके पास पहुंच ही चुका था कि तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। अलेक्स क्लोन सटेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 क्लोन बना लेता है और खुद अपनी जगह से पीछे हट जाता है, जिस कारण राघव का पंच क्लोन पर लगा था और अलेक्स अभी भी पीछे था। राघव और आगे बढ़ाकर उसे पंच मारने के लिए एक स्टेंज में खड़ा हो जाता है और क्योकुशिन कराटे का आइकॉनिक पंच उसके मुंह पर जड़ देता है। और इस बार यह कोई क्लोन नहीं था। अलेक्स तुरंत बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर जाता है। रेफरी रिंग में आकर राघव को बिना अनाउंस कर देता है और फिर राघव और अलेक्स के पास हीलिंग टीचर आकर उन दोनों की सारी चोटें ठीक कर देती हैं और एनर्जी को वापस ले आती हैं। और थोड़ी ही देर में रेफरी चिल्लाकर बोलता है, अब बचा है बस एक आखिरी, राघव रहेजा और सिद्धार्थ यादव के बीच का मैच। सिद्धार्थ रिंग की तरफ बढ़ने लगता है और अलेक्स मुंह लटकाए हुए रिंग के अंदर आने लगता है। तभी अलेक्स दोबारा बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए सिद्धार्थ को इग्नोर करके तुरंत राघव पर बेट लगाए हुए 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स, जिसके बदले अब उसे 200 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल चुके थे, उन्हें अपनी स्टोरेज रंग में रख देता है। यह देखकर राघव, सिद्धार्थ, अभिमन्यु, स्मृति और मिस जानवी हर कोई चौंक चुका था। यहाँ तक कि अपने ऑफिस में बैठे हुए हेडमास्टर तक वाइस प्रिंसिपल की ओर देखकर बोलते हैं, राजन मुझे तो लगता है यह लड़का मौका मिलने पर हमारी एकेडमी तक को बेचकर पैसे ले सकता है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल, जिनका नाम राजन था, वह हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम भूल चुके हो द लेजेंडरी स्टीलर को?
यह सुनकर हेडमास्टर और वाइस प्रिंसिपल दोनों हंसने लगते हैं। हेडमास्टर कहते हैं, अगर यह लड़का किसी दिन कॉम्बैट गॉड बन गया ना, मुझे तो लगता है यह लीजेंडरी स्टीलर तक को सरपास कर सकता है। और फिर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके रूम में एक और कॉम्बैट गॉड बैठा था जो उनकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मुझे अपनी बकवास सुनने के लिए यहाँ बुलाया था, शांत रहो और मुझे मैच पर कंसंट्रेट करने दो। उसकी बातें सुनकर उन दोनों को गुस्सा तो आती है, लेकिन फिर भी वह शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उसका स्वभाव पता था। वहीं रिंग के अंदर सिद्धार्थ और राघव तैयार थे एक दूसरे से लड़ने के लिए। पहला अटैक राघव करता है। राघव पूरी स्पीड से भागते हुए उसकी तरफ पहुंच जाता है। वह उससे बस 1 या 2 इंच की दूरी पर ही था। इतनी कम दूरी को देखकर वह 5 सेकंड तक अपने फाइटिंग के स्टेन्स में आ जाता है। सिद्धार्थ भी अपने सर पर हाथ रखे हुए जैसे उसके पंच करने का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही वह पूरी पावर से अपने हाथ में बर्फ को कंसंट्रेट करके उस पर अटैक करता है, वैसे ही सिद्धार्थ माइक्रो सटेप का इस्तेमाल करके उसके पीछे चला जाता है। और यह अटैक सिद्धार्थ के क्लोन को लगा था, जिस कारण कुछ सेकंड के लिए राघव कंफ्यूज था कि तभी सिद्धार्थ इमोशन क्रिस्टल की एनर्जी को अपने हाथों में कंसंट्रेट करते हुए राघव के सिर पर पीछे से एक जोरदार ब्लू ड्रैगन फीस्ट मारता है, जिससे राघव का पूरा सर झन्ना जाता है। यह देखकर पूरी ऑडियंस शॉक थी क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह देखकर कि उसके पंच का असर राघव ऊपर हुआ है। सिद्धार्थ कई सारे ब्लू ड्रैगन फिस्ट का अटैक उसके सिर पर करता ही रहता है, लेकिन इन सारे पंचेज में वह वाली बात नहीं थी क्योंकि उसने सबसे पहले पंच में अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके मारा था। इसीलिए राघव को इतना दर्द नहीं हुआ था। पर इन सारे अटैक्स को खाने के बाद राघव अपना सर पीछे करे हुए ही बोलता है, हो गया ना, चलो अब मेरी बारी। और फिर वह पीछे मुड़ते हुए सिद्धार्थ के एक जोरदार पंच मार देता है। सिद्धार्थ बिल्कुल रिंग के कोने पर गिर गया था। उसके मुंह से खून भी निकलने लग गया था। सिद्धार्थ समझ गया था कि राघव कोई मामूली अपोनेंट नहीं है। और फिर सिद्धार्थ अपनी सारी एनर्जी अपनी लात में कंसंट्रेट करने लगता है। यह करते वक्त उसने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रेफरी को लगा ये बेहोश तो नहीं हो गया, इसलिए वह रिंग की तरफ बढ़ने ही लग गया था कि तभी सिद्धार्थ आंखें खोलकर पूरी स्पीड में माइक्रो सटेप का इस्तेमाल करके राघव की तरफ बढ़ने लगता है। राघव को यह दिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने शरीर पर कई सारे आइस के स्पाइक्स लगा रखे थे, जिससे अगर कोई उसे टकराता तो उसके शरीर को ही चोट पहुंचती। उसने अपने पूरे शरीर के आसपास स्पाइक्स लगा रखे थे, लेकिन अपने सर के ऊपरी हिस्से पर नहीं। सिद्धार्थ पूरी पावर से ऊपर की ओर जंप लगाता है। वह राघव के सिर के ऊपर पहुंच चुका था। वह हवा में ही ब्लड मून किक राघव के सिर पर मार देता है। यह इतनी ताकतवर थी कि नीचे खड़े राघव के मुंह से खून निकलने लग गया था और उसके पैर जमीन में धंस गए थे। वहीं सिद्धार्थ किक खाने के बाद कुछ सेकंड्स तक बस इधर उधर देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हों, और फिर पूरी पावर से वह सिद्धार्थ के पर को पड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। वो तो अच्छा था कि सिद्धार्थ को माइक्रो सटेप टेक्निक आती थी, वरना वहां पर कोई और स्टूडेंट होता तो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती। असल में सिद्धार्थ ने अपनी माइक्रो सटेप टेक्निक के उस मूव का इस्तेमाल किया था जिससे उसकी पोजीशन अपने क्लोन के साथ एक्सचेंज हो जाती है। सिद्धार्थ का क्लोन रिंग के कोने में था जिस पर राघव की नजरें नहीं गई थी। सिद्धार्थ जैसे ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है, वैसे ही राघव के हाथ में पकड़े हुए सिद्धार्थ के पैर और उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे कई सारे कणों में बंटकर खत्म हो जाते हैं। यह देखकर राघव को इतनी ज्यादा गुस्सा आती है कि वो एक जोरदार पंच फाइटिंग रिंग की जमीन पर ही मार देता है, जिससे उस कंक्रीट की रिंग में कई सारी दरारें आ जाती हैं। रेफरी समझ चुका था कि इस मैच के खत्म होते होते उनकी रिंग ही टूट जाएगी, लेकिन यह देखकर भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। वाइस प्रिंसिपल और वह दूसरा कॉम्बैट गॉड, तीनों के चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। वहां पर बैठा कॉम्बैट गॉड बोलता है, इन दोनों में से जो भी जीतेगा मैं जरूर उसे अपने किसी एक शेल्टर का प्रेसिडेंट बना दूंगा। यह सुनकर हेडमास्टर हंसते हुए कहते हैं, तुम दोनों मुझसे बेट लगाना चाहोगे? वाइस प्रिंसिपल और वह दूसरा कॉम्बैट गॉड दोनों स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ बिल्कुल, पर बेट में लगाएं क्या? ऑफ द गोल्डन एज। तभी हेडमास्टर अपनी स्माइल को छुपाते हुए बोलते हैं, मेरे हिसाब से बेट में हमें सामने वाले को वाइन पिलानी पड़ेगी। यह सुनकर वह दोनों भी हामी में हिला देते हैं। वहीं रिंग में उस पंच की शॉकवेव सिद्धार्थ तक को फील हो रही थी। सिद्धार्थ को लग रहा था कि अब उसका हारना तय है कि तभी नलिनी उससे कहती है, मास्टर मैं आपके हॉट में सील की हुई डेविल एम्परर्स की स्प्रिट्स को 1% रिलीज कर रही हूँ, जिसके डार्क ऑरा को कोई नॉर्मल इंसान जो कि कॉम्बैट गॉड के लेवल का ना हो वह तो देख भी नहीं सकता। तभी सिद्धार्थ को अपने शरीर के अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होने लगती है और वह पूरी स्पीड के साथ माइक्रो सटेप का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ भागने लगता है। जैसे ही सिद्धार्थ उसके पास पहुंचता है, सिद्धार्थ की आंखें एक सेकंड के लिए लाल रंग में चमकने लगती हैं और फिर वो पूरी पावर से अपने सामने खड़े लंबे और चौड़े राघव को जूडो की टेक्निक शोल्डर थ्रू, जिसे धोबी पछाड़ भी कहा जाता है, उससे पटक देता है। लेकिन इससे राघव को दर्द नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपनी पीठ के नीचे पहले से ही बर्फ को कंसंट्रेट कर दिया था। तभी सिद्धार्थ राघव की आंखों में अपनी उंगलियां घुसाने ही वाला था कि राघव उसके हाथ को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, जिससे सिद्धार्थ रिंग के बाहर गिरने ही वाला था कि वह किसी जानवर की तरह रिंग की रस्सी को अपने हाथ और पैर के पंजों से पकड़कर पूरी स्पीड में वहां से कूद के राघव के एक किक मार देता है। हैरानी की बात यह थी कि यह अटैक ब्लड मून किक नहीं थी, बल्कि यह तो जैसे किक भी नहीं लग रही थी।
ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ अपने पैर के नाखून राघव की गर्दन पर चुभाकर उसकी गर्दन को अलग करना चाहता हो। राघव के मुंह से खून निकलने लग गया था और उसके गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। यह देखकर तुरंत रिंग में हीलिंग टीचर आके राघव को हिल करने लगती हैं और नलिनी तुरंत उसकी डेविल स्पीड्स को सील कर देती है और फिर सिद्धार्थ उससे पूछता है, यह क्या था? मैं सब कुछ देख पा रहा था लेकिन अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर नलिनी कहती है, मास्टर मैं तो 1% पावर को ही अनलीश करना चाहती थी लेकिन यह 100% पावर हो गई थी और वो डेविल एम्परर्स इतने चालक थे कि उन्होंने ब्लैक ऑरा को बिल्कुल शो नहीं होने दिया, इसलिए मुझे लगा कि यह बस 1% पावर है, पर जैसे ही मुझे फील हुआ कि यह डेविल्स आपके शरीर पर कब्जा ही कर लेंगे तो मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की और अब यह सील हो चुके हैं। सिद्धार्थ की नजरें राघव पर गईं। वह तुरंत राघव की तरफ जाकर उससे बोलता है, मुझे माफ करना राघव, मैं अपने होश में नहीं था, मुझे फाइट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। क्या जवाब देगा राघव सिद्धार्थ का? क्या है यह वाइन ऑफ गोल्डन एज और क्या है इस कंपटीशन को जीतने का रिवॉर्ड? यह सब जानने के लिए बने रहिए। 13 बिट्रेयल आयरन फिस्ट कॉम्पिटिशन। मुझे फाइट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। ये सुनकर राघव उसे गले लगाते हुए बोलता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही लालची था। और फिर वो हंसते हुए कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर हेमराज की ओर मिडल फिंगर दिखाने लगता है। थोड़ी ही देर में रेफरी रिंग की ओर बढ़ने लगता है। इस सोलो कंपटीशन का विनर है सिद्धार्थ यादव, रेफरी एक्साइटमेंट में चिल्लाकर बोलता है। सिद्धार्थ को तो उसके विनिंग प्राइज का इंतजार था, पर उसे पता था कि विनिंग प्राइज थोड़ी देर बाद मिलेगा, इसलिए वो रिंग से उतरकर अपनी टेबल के पास जाने लगता है। वहां पर अलेक्स और अभिमन्यु दोनों उसी का इंतजार कर रहे थे। अलेक्स होकर बोलता है, 1500 स्पिरिचुअल स्टोन्स हो गए हैं। यह सुनकर पूरी पब्लिक शॉक थी। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि एक सीनियर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर मिस निहारिका सिद्धार्थ के पास आकर उससे कहती है, सिद्धार्थ प्रिंसिपल सर ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है, मुझे फॉलो करो। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे ऑफिस की ओर जाने लगता है। ऑफिस के डोर के बाहर खड़ा सिद्धार्थ डोर को नॉक करके तेज आवाज में कहता, मैं आई कम इन सर। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर हेडमास्टर तेज आवाज में बोलते, अंदर आ जाओ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब ऑफिस के अंदर आता है उसे हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल और दूसरा कॉम्बैट गॉड तीनों स्माइल के साथ देखे जा रहे थे। उन तीनों बूढ़े कॉम्बैट गॉड्स को उसकी तरफ ऐसे देखते हुए सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था इन्हें क्या चाहिए। सिद्धार्थ ने कई सॉरी पर्सनैलिटी वाली बुक्स पढ़ रखी थी, इसीलिए वह बड़े ही आदर के साथ कहता है, सर आपने मुझे बुलाया था क्या? ये सुनकर प्रिंसिपल सर हंसते हुए कहते हैं, हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था। सिद्धार्थ मन में सोचता है, ये कुछ बता क्यों नहीं रहे, क्यों बुलाया है, टाइम पास क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर भी वह रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, सर आपने मुझे बुलाया, इसका कोई इंपॉर्टेंट रीजन था? हाँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था और वह ये है कि तुम हमारी एकेडमी के नए जीनियस बन चुके हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस बार हमारे कॉन्टिनेंट में होने वाले आयरन फिस्ट कॉम्पिटिशन में तुम हमारी एकेडमी की तरफ से पार्टिसिपेट करो। इसके साथ साथ हम तुम्हारे लिए एक बहुत पावरफुल मास्टर का भी इंतजाम करेंगे। हेडमास्टर हंसते हुए कहते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक वॉरलॉर्ड है मास्टर के रूप में, तो फिर मुझे इससे ज़्यादा पावरफुल क्या ही मिल सकता है? ये सुनकर पूरे ऑफिस में ठहाकों की आवाज़ आने लगती है। तुम्हारे जैसे टैलेंट के लिए तो कॉम्बैट गॉड्स भी काफ़ी नहीं है, यह तो बस एक कमज़ोर सी वॉरलॉर्ड है। तीसरा कॉम्बैट गॉड उसको घूरते हुए कहता है। तभी हेडमास्टर उस कॉम्बैट गॉड को देखकर कहते हैं, रचित अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम मेरी बेटी के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर कॉम्बैट गॉड रचित अपनी बात को संभालते हुए कहता है, अरे मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, वह तो मेरी भतीजी है, लेकिन यह तो तुम भी मानते हो कि एक वॉरलॉर्ड इसके जैसे जीनियस को नहीं सिखा सकता है। ये सुनकर हेडमास्टर भी हाँ में सिर हिला देते हैं। वाइस प्रिंसिपल जो कि इतनी देर से शांत थे, सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम्हारी वजह से अब मुझे और रचित को इस बुढ़े हेडमास्टर को वाइन ऑफ द गोल्डन एज पिलानी पड़ेगी। यह सुनकर सिद्धार्थ कंफ्यूजन और शोक में उन्हें देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उस वाइन का प्राइस 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया, ये बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया। हेडमास्टर उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देखकर उसे समझाते हुए कहते हैं, इनका मतलब है कि हम लोगों ने शर्त लगाई थी कि तुम जीतोगे या राघव, और मैंने तुम पर शर्त लगाई थी, इसीलिए अब इन दोनों को मुझे वाइन ऑफ द गोल्डन एज पिलानी होगी। ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि सिद्धार्थ ने सोचा कि उसने एकेडमी में आते ही 2 कॉम्बैट गॉड्स को ऑफेंड कर दिया, लेकिन तभी नलिनी उसे समझाते हुए बोलती है, मास्टर कॉम्बैट गॉड्स इतने पागल नहीं होते जो अपने से इतने कमजोर लड़के को जरा सी बात पर मारने लग जाएं, और उनके लिए हजारों डाल्विक कॉइन्स भी कुछ नहीं होते। तभी हेडमास्टर उससे कहते हैं, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया टीचर होगा मेरा बड़ा बेटा जय, जो कि एक बैटल गॉड है। इसके बाद वह सिद्धार्थ को एक लाल रंग की स्पेस रिंग दे देते हैं और साथ में कहते हैं, सिद्धार्थ ये रिंग नॉर्मल स्पेस रिंग से हटकर है, यानी कि जैसे नॉर्मल स्पेस में तुम 1 साल तक रह सकते हो, वही इसका टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी इसमें तुम 100 सालों तक रह सकते हो, और इसका टाइम नॉर्मल स्पेस रिंग से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर तुम 100 सालों तक इस रिंग में रहोगे तो बाहरी दुनिया के लिए वह बस 1 महीने के बराबर होगा।
ये सुनकर सिद्धार्थ उन्हें हैरानी से देखने लगता है। तभी वो उनसे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर क्या आप ऐसी 3 और रिंग दे सकते हैं? नहीं, हेडमास्टर बिल्कुल सख्ती के साथ जवाब देते हैं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद हेडमास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम 3 रिंग क्यों मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे 3 टीममेट्स बाकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति की। वह एकदम कचरा है, वह पहले ही राउंड में ही आउट हो गई और वह भी अपने से एक लेवल कम वाले लड़के से, तो उसकी तो सारी उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। वहीं बचे अभिमन्यु और अलेक्स। अभिमन्यु और अलेक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर भी अभिमन्यु के पास वन ऑफ द बेस्ट सुपर पावर में से एक ग्रेविटेशनल कंट्रोल की सुपर पावर है। इसके साथ तो वह एक कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर को भी हरा सकता है। उसे अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैंने अपने गार्ड्स को सारे वॉरलॉर्ड्स के स्टूडेंट्स पर नज़र रखने के लिए बोला था और मुझे पता लगा कि अभिमन्यु बिल्कुल भी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता। शायद उसे इस बात का घमंड है कि उसके पास इतनी पावरफुल सुपर पावर है। अब बात करते हैं अलेक्स के बारे में। हाँ, अलेक्स को मैं ऐसी रिंग दे तो सकता हूँ क्योंकि वह अपनी ट्रेनिंग पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देता है और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे पता है कि वह बहुत लालची है, इसलिए मेरे हिसाब से उसे यह रिंग देने से अच्छा मैं 5 डाल्विक कॉइन्स दे दूंगा और 5 डाल्विक कॉइन्स की कीमत बिल्कुल इस रिंग जितनी ही है। चलो अब तुम यहाँ से चले जाओ और अलेक्स को ऑफिस में आने के लिए कह दो। वो जाने ही लगता है कि तभी तीसरा कॉम्बैट गोद रचित उसे रोकते हुए कहता है, सिद्धार्थ मैंने सोचा था कि तुम्हें अपने एक प्लेनेट के शेल्टर का प्रेसिडेंट बना दूं। क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहोगे या इसके बदले कुछ और लेना चाहते हो? यह सुनकर सिद्धार्थ एक साइड होकर बोलता है, एक शेल्टर का प्राइस कितना होगा? एक शेल्टर का प्राइस लगभग 50 गॉड लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक जितना होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ उन्हें शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगता है और फिर कहता है, सर इस शेल्टर के बदले मुझे 10 गॉड लेवल की टेक्निक दे सकते हैं क्या? यह सुनकर ऑफिस में बैठे तीनों लोग शॉक थे, क्योंकि एक शेल्टर का मंथली रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सिद्धार्थ के पास भी अपने रीजन्स थे। और उसकी बात सुनकर रचित बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि सिद्धार्थ लालची ना होकर अपनी पावर पर ध्यान देना चाहता है। ठीक है सिद्धार्थ, मैं 10 गॉड लेवल की टेक्निक तुम्हारे रूम में पहुंचा दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, यह टेक्निक्स तुम अपने दोस्तों को भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि मैं अलेक्स को भी 2-3 गॉड लेवल की टेक्निक्स दे दूंगा और गॉड लेवल की टेक्निक्स कोई मामूली चीज़ नहीं होती। इसीलिए अगर मुझे पता लगा कि तुमने किसी को भी यह टेक्निक्स सिखाई हैं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी आर्मी बेस का नया जीनियस आयरन फिस्ट कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले ही स्वर्गवासी हो जाएगा। उनकी धमकी सुनकर सिद्धार्थ भी कुछ नहीं बोलता और फिर वह ऑफिस से बाहर जाकर अलेक्स को अंदर जाने के लिए कह देता है। अलेक्स बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में जाता है और फिर सिद्धार्थ की तरह ही मुंह लटकाए हुए बाहर आता है, लेकिन उसके पास भी सिद्धार्थ की तरह ही कुछ चीज़ें थी। तभी अभिमन्यु उन दोनों से कहता है, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो जबकि तुम्हें इतनी सारी चीज़ मिल चुकी हैं? सिद्धार्थ अलेक्स को देखकर समझ गया था और कि यह भी कोई ना कोई धमकी सुनकर आया है। और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वो तीनों अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। वहीं स्मृति दूसरी बिल्डिंग की ओर जाने लगती है। तभी स्मृति पेड़ के पीछे छुपकर उन तीनों को जाते हुए देखकर हंसने लगती है और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए एक डायमंड शेप के जेड को हवा में उठाकर बोलती है, आ जाओ साथियों, वक्त आ गया इस गद्दार बेस को खत्म करने का। और थोड़ी ही देर में वह जेड लाल रंग की रोशनी में चमकने लगता है। वह रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी एकेडमी लाल रंग से चमक रही हो। तभी थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल सर और उनके साथ वाइस प्रिंसिपल और रचित भी वहां पर पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचकर हेडमास्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे तुम पर शुरुआत से ही शक था, तो तुम ही थी एविल गोडेस संचिता। आज तुम्हारा आखिरी दिन। तभी अचानक से वहां पर हजारों लाल रंग के इंसान आने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वह लाल एनर्जी से बने हुए इंसान डाल्विक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह डाल्विक्स सबसे लो लेवल वाले थे, इसीलिए इन्हें मारना बहुत मुश्किल नहीं था। वहां पर पूरी एकेडमी के सारे वॉरलॉर्ड्स और इंस्ट्रक्टर्स जमा हो गए थे, साथ में सारे स्टूडेंट भी दूर से यह सारा तमाशा देख रहे थे। उन सारे स्टूडेंट्स में सिद्धार्थ, अभिमन्यु और अलेक्स भी थे। उन दोनों को जब यह पता लगता है कि स्मृति का असली नाम संचिता है और वह आर्मी बेस को तबाह करना चाहती है, वह शॉक थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उन्हें लगता है अलेक्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गया होगा और बिल्कुल टूट चुका होगा, लेकिन जब वह दोनों उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि अलेक्स की नज़रें इधर उधर हो रही थीं। वह दोनों अलेक्स के नज़रों को फॉलो करते हुए देखते हैं कि अलेक्स सबसे पहले हेडमास्टर के हाथ में पहने हुए डायमंड ब्रेसलेट को देखता है और दूसरी ओर स्मृति के हाथ में रखे हुए उस लाल रंग के जेड को, और फिर बड़बड़ाते हुए कहता है, 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो होगा ही। यह देखकर अभिमन्यु और सिद्धार्थ बस उसी की तरफ देखे जा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अभिमन्यु हिचकिचाते हुए बोलता है, अलेक्स तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा? दुख किस बात का? अलेक्स नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, मतलब जब तुम्हें स्मृति का सच पता लगा तो दुख नहीं हुआ? अभिमन्यु हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो पहले से ही पता था यह एक ह्यूमन से डाल्विक बनी हुई लड़की है, इसीलिए तो मैंने इसे प्रपोज किया था और मुझे पता था कि हाँ ही कहेगी और मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिस जानवी को दे दी थी। सिद्धार्थ और अभिमन्यु अलेक्स की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि यह डाल्विक है? सिद्धार्थ कंफ्यूजन में कहता है,
अरे वो मेरी फैमिली की एक टेक्निक है जिससे मुझे पता लग जाता है कि कोई कौन सी स्पेसीज का है। असल में यह एक ब्लडलाइन टेक्निक है जिसे कोई इंसान सीख नहीं सकता, यह हमारी फैमिली के हर मेंबर के पास होता है। इसे मैं बस किसी को देखकर ही बता सकता हूँ कि वह कौन सी स्पीशीज का है। सिद्धार्थ धीरे से और चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, वैसे सिद्धार्थ ह्यूमन तो तुम भी नहीं हो। और फिर वह हंसने लगता है। इसके बाद उन लोगों की नज़रें सामने चल रही फाइट की ओर चली जाती है। उन्हें दिखता है कि हेडमास्टर एक ब्लू कलर की जेड को सामने करते हैं जिससे नीले रंग की एनर्जी पूरे बेस को कवर कर लेती है। वो एनर्जी उस लाल एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर रही थी और थोड़ी देर बाद सारे कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स उन डाल्विक्स पर अटैक करने लगते हैं और 10 मिनट में वह लगभग 20% डाल्विक्स को मार डालते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद सारे वॉरलॉर्ड्स उन डाल्विक्स पर अटैक करके उनकी 40% पॉपुलेशन को खत्म कर देते हैं। यह देखकर कॉम्बैट गॉड रचित चिल्लाकर बोलता है, तुम लोग किस काम के हो? तुमसे यह मामूली से डाल्विक्स नहीं मारे जा रहे हैं, तुम कैसे फाइट कर सकते हो उन एडवांस्ड वॉरियर्स को? और फिर वह अपनी 2 उंगलियों को उन डाल्विक्स की ओर घुमा देता है जिससे उसकी उंगलियों से काले रंग की एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी बिल्कुल किसी तलवार के स्लैश की तरह जाने लगती है। उस एनर्जी के कारण सारे डाल्विक्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। यह देखकर आर्मी बेस के सारे लोग शॉक थे सिवाय हेड जनरल और वाइस प्रिंसिपल के। रचित के उस अटैक की वजह से उस जगह पर बनी हुई एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति भी बीच से कट के गिर जाती है और रचित के उस अटैक की वजह से जितने भी डाल्विक्स मरे थे उन सब की बॉडी लाल रंग के फूलों में कन्वर्ट हो चुकी थी। यह देखकर हेड जनरल रचित से खुश होकर कहते हैं, वाह, हमारे आर्मी बेस की डेकोरेशन के लिए फूलों का इंतजाम हो गया है। वहां पर लगभग 20 किलो से ज़्यादा फूल थे। असल में यह कॉम्बैट गॉड रचित की मैन स्किल थी जिससे वो एनर्जी से अपनी फिंगर्स को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। च 14 अरेस्टेड, ब्लैक गोस्ट वीएस रेड डेविल। रचित का वो अटैक देखकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि इतना पावरफुल अटैक उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे 2-3 अटैक में तो एक पूरी सिटी ही खत्म हो जाए, लेकिन तभी अभिमन्यु ने जैसे उसके विचारों पर रोक लगाते हुए बोलता है, इससे पूरा शहर तबाह नहीं हो सकता है क्योंकि हर सिटी के बाहर एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन होती जिस पर कोई भी इंटरनल एनर्जी से किया हुआ अटैक काम नहीं करता और उस फॉर्मेशन के मैजिक स्टोन्स जमीन में बहुत नीचे दबे हुए हैं और उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई भी कॉम्बैट गॉड कभी किसी सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करता और किसी शहर को तबाह करने के बारे में ऐसा नहीं है कि वह कर नहीं सकते, लेकिन वह करना नहीं चाहते क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उस सिटी के मजिस्ट्रेट या फिर ग्रैंड ड्यूक कई सारे कॉम्बैट गॉड्स को साथ में लेकर उस कॉम्बैट गॉड को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ढूंढकर जान से मार सकते हैं। मेरे हिसाब से हमारे कॉन्टिनेंट में बस 20 या 25 कॉम्बैट गॉड्स ही ऐसे हैं जो जब मन चाहे किसी भी शहर या फिर देश को तबाह कर सकते हैं और उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। यह सब सुनकर सिद्धार्थ उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखकर बोलता है, लेकिन मैंने तो यह सब पूछा ही नहीं। यह सुनकर अभिमन्यु अपना मुंह दूसरी तरफ करके शर्मिंदगी में कहता है, मैं हवाओं से बातें कर रहा था। सिद्धार्थ उसे कंफ्यूजन में देखकर बोलता है, यह कोई सीक्रेट स्किल है क्या? यह सुनकर अभिमन्यु उसे गुस्से में घूर कर बोलता है, अरे वो क्या हुआ? अभिमन्यु वहां से हटकर राघव के पास चला गया था। सिद्धार्थ जब सामने से नजरें हटाकर अभिमन्यु की तरफ देखने को मुड़ा तो अभिमन्यु उसे वहां नहीं दिखा। क्या हो जाता है इसे, बीच बीच में कैसी बातें कर रहा था? अभिमन्यु मन में सोचता है। सिद्धार्थ थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद आगे की ओर देखने लगता है। उसे दिखता है कि हेडमास्टर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा ब्लैकरन का पंजा अपने हाथों की एनर्जी कंसंट्रेट करते हुए बना देते हैं। वह पंजा इतना ताकतवर था कि उसका प्रेशर सारे स्टूडेंट्स को इतनी दूर खड़े होकर भी महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वह सारे स्टूडेंट्स उस पंजे के आगे खड़े हो जाएं तो वो सब तो बिना उस पंजे के कांटेक्ट में आए हुए उसके प्रेशर से ही मर जाएंगे। खैर, स्टूडेंट्स और एक डाल्विक नाइट शूरवीर में बहुत फर्क था। संचिता की पावर एक कॉम्बैट गॉड जितनी थी, इसीलिए तो अलेक्स ने जब यह बात मैं जानवी को बताई थी तब उन्होंने कोई इमीडिएट एक्शन लेने की बजाय सारी बात अपने पिता यानी हेड जनरल को बता दी थी। इसीलिए तो हेड जनरल ने पहले से ही तैयारी करने के लिए रचित को बुला दिया था। रचित एक ऐसे टाइप के कॉम्बैट गॉड थे जो एक साथ कई सारी तबाही करने के लिए जाने जाते थे। वहीं हेड मास्टर 1-to-1 फाइट्स में ज़्यादा विश्वास करते थे, इसीलिए उनकी स्किल भी अलग अलग थी। वहीं वॉइस प्रिंसिपल का दिमाग बहुत तेज था, वह कॉन्टिनेंट के टॉप 5 जीनियसेस की लिस्ट में भी शामिल थे। सारा प्लेन उन्हीं ने बनाया था। स्टूडेंट्स को यह चीज़ जितनी सिंपल दिख रही थी वो इतनी सिंपल थी नहीं, क्योंकि हेडमास्टर ने जो क्रिस्टल इस्तेमाल किया था वो डाल्विक नाइट संचिता के क्रिस्टल से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। उस क्रिस्टल के अंदर पावर चैनलाइज करने के लिए 5 दिन का समय लगता है, इसीलिए हेडमास्टर ने संचिता को इतने वक्त तक अकेडमी में रहने दिया था। अब जैसे ही उनका क्रिस्टल चैनलाइज हुआ, कोइंसिडेंस से उसी वक्त संचिता ने अपना पहला मूव चल दिया था। हेडमास्टर के उस अटैक को रोकने के लिए संचिता ने अपनी अजीब सी तलवार निकाली जिसमें से 3 रंग निकल रहे थे और वह सारे 3 रंग उसके शरीर के आसपास फैल रहे थे। वह हवा में उड़ते हुए हेडमास्टर को घूर रही थी। उसने एक नज़र अलेक्स की ओर देखा और अपना अटैक उसकी तरफ कर दिया। अलेक्स के पास में ही सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उसको धक्का दे दिया। तभी ऊपर एक बिल्डिंग पर खड़े हुए वाइस प्रिंसिपल यह देखकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, यह क्या था, वह उसके आगे क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसने तो धक्का दे दिया।
और फिर वह खुद ही अपने सिर को हिलाते हुए सोचते हैं, यह मैं भी क्या सोच रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में अपने पास से एक लकड़ी का पेपर निकालते हैं। वह कई सारी लड़कियों से मिलकर बना था और उस पर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट्स लिखे हुए थे। उन सारी लकड़ियों को एक रस्सी से जोड़ा गया था। वाइस प्रिंसिपल उस स्क्रॉल को जमीन पर पूरी पावर से फेंक देते हैं। जैसे ही वो स्क्रॉल जमीन पर गिरता है उसके आसपास से गोल्डन एनर्जी निकलने लग गई थी और संचिता के पूरे शरीर को कई सारी जंजीरें पकड़ लेती हैं। उन जंजीरों ने संचिता को कस के जकड़ रखा था। तभी हेडमास्टर अपने राइट हैंड पर लगी वॉच पर क्लिक कर देते हैं जिससे ब्लू रंग की एक होलोग्राफिक आकृति निकलती है। वो एक बूढ़ा सा आदमी दिख रहा था जिसकी लंबी लंबी और घनी दाढ़ी थी। हेडमास्टर बोलते हैं, कमांडर आर्मी बेस 13 की तरफ से एक डाल्विक नाइट कॉन्टिनेंट एम्परर को गिफ्ट की जाती है। और थोड़ी ही देर में संचिता को अरेस्ट कर लिया जाता है। वही बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला इंसान हेडमास्टर से कहता है, बहुत बढ़िया बेटा, मुझे पता था तुम बड़े होकर कुछ ना कुछ जरूर करोगे और अब तुमने एक डाल्विक नाइट को ही पकड़वा दिया। गोल्डन आर्मी वाले लोग उसको अरेस्ट करके ले जा चुके थे। तभी रचित हेडमास्टर के पास आकर पूछता है, हेड जनरल, ये कमांडर तुम्हें कैसे जानते हैं। वह हेडमास्टर से काफ़ी इम्प्रेस लग रहा था। तभी हेडमास्टर उससे कहते हैं, यही मेरे तलवारबाजी के मास्टर थे, इन्हीं ने मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई थी। तब यह कमांडर की पोस्ट पर नहीं थे लेकिन फिर भी एक गोल्डन नाइट थे। लेकिन हाँ, ये पहले से ही मुझसे हमेशा बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा और आज पता नहीं है कौन सी बातें करने लगे। रचित उन्हें बस हैरानी में देखे जा रहा था। तभी वाइस प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं, तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक डाल्विक नाइट कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। इससे आपको फाइटिंग का एक्सपीरियंस भले ही ना मिला हो लेकिन आपको आइडिया लग चुका होगा कि एक रियल फाइट डाल्विक्स के खिलाफ कैसी होती है। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रूम की तरफ चले गए थे। सिद्धार्थ, अलेक्स और अभिमन्यु आपस में बातें ही कर रहे थे कि उनके रूम के बाहर नॉक की आवाज़ आती है। सिद्धार्थ जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बाहर एक कॉम्बैट टीचर खड़ा था जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल सफ़ेद थे। वह दिखने में बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर अपने बाल सफ़ेद कराए हो या जन्म से हो। उसकी आंखें नीली थी। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, उन दोनों ने एक सेकंड के लिए एक दूसरे को घूरा और फिर सिद्धार्थ ने बोला, सर, आपने दरवाज़ा नॉक किया था। सिद्धार्थ, रचित सर ने तुम्हारे लिए यह पार्सल भेजा है और यह अलेक्स के लिए। सिद्धार्थ ने थैंक यू बोलकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर खड़ा वह कॉम्बैट टीचर जिसका नाम अक्षय था, जो हैरानी में बाहर खड़ा रह गया। फिर वह चिढ़ते हुए वहां से जाने लगा। वह मन में सोच रहा था कि सिद्धार्थ घमंडी है क्योंकि उसने इतना बड़ा कंपटीशन जीत लिया है, इसलिए उसे इस बात का घमंड है। यही सोचते हुए वह वहां से चला जाता है। लेकिन सिद्धार्थ का रीजन इससे बिल्कुल अलग था क्योंकि उसे पता था यह पार्सल कोई नॉर्मल पार्सल नहीं, इसके अंदर गॉड लेवल की टेक्निक्स रखी हुई हैं और हो सकता है कि वह कॉम्बैट टीचर उससे पार्सल के अंदर की चीज़ देखने की रिक्वेस्ट करें और सिद्धार्थ उसे मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह तो बस एक स्टूडेंट है। और अगर उसने यह गॉड लेवल की टेक्निक्स को देखा तो हो सकता था कि यह बात एकेडमी में फैल जाए और सिद्धार्थ को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। इसीलिए सिद्धार्थ ने खुद को और उस कॉम्बैट टीचर दोनों को बचाने के लिए ही ऐसा किया था। दूसरा पार्सल अलेक्स के लिए था, जिस पर अलेक्स और सिद्धार्थ सोचते हैं कि यह दुखी तो नहीं है लेकिन अब वह दोनों कर भी कह सकते थे। तभी दरवाज़ा दोबारा नॉक होता है और अंदर वही लड़का आता है जिसने सिद्धार्थ को वह ब्रेसलेट भेजा था। सिद्धार्थ उसे देखकर बोलता है, अरे वाह, तुम यहाँ, तो कितने का था तुम्हारा ब्रेसलेट? मैं तुम्हें 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देता हूँ उस ब्रेसलेट के बदले। यह सुनकर हमेशा सिद्धार्थ के कंधे के आसपास उड़ती हुई नलिनी उससे कहती है, मास्टर, आपको पता नहीं होगा लेकिन इस डिवाइन ब्रेसलेट की कीमत 5 मिलियन डाल्विक कॉइन्स है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस बेचारे लड़के को ठग लिया हो। ठग लिया हो? क्या होता है? उसने यह ब्रेसलेट मुझे इससे भी कम कीमत में देने का सोचा था लेकिन मैं उसे 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स दे रहा हूं, तो यह तो एक अच्छी बात है ना, क्योंकि उस वक्त ना मुझे और ना इस लड़के को इस ब्रेसलेट की असली कीमत पता थी। मुझे तो यह बहुत शाइनी और प्रीमियम टाइप लगा, इसीलिए मैंने इसे लिया। और किसी भी ब्रेसलेट की कीमत कभी भी 1000 डाल्विक कॉइन से ज़्यादा नहीं हो सकती। दुनिया का सबसे महंगा ब्रेसलेट भी 1000 का ही है। सिद्धार्थ को अपने आप में ही ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर उसे एल लड़के और अलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे पूछता है, क्या हो गया तुम्हें? अपने आप में ही क्या बातें कर रहे थे? और यह लड़का कौन है? यह वही है जिससे मैंने यह ब्रेसलेट खरीदा था और अब वक्त आ गया अकेडमी में हो रही नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने का। अब इस अकेडमी की सारी छोटी मोटी शॉप्स को मैं ही फंड दिया करूँगा। अलेक्स को इस बारे में पता था क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे पहले बता दिया था। साइड में बैठा अभिमन्यु भी यह बात जानता था। तभी अभिमन्यु सिद्धार्थ से कहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना काफ़ी सारा वक्त इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए लगाना होगा और अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी पावर को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तुम्हें किसी को हायर करना पड़ेगा। ये सुन के सिद्धार्थ सोचता है, हायर करना पड़ेगा, वह सही रहेगा। सिद्धार्थ उससे कहता है, मेरे हिसाब से राघव इस काम के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, जो कि वह पहले से ही एक इनहेरिटेंस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब वह बहुत ज़्यादा अमीर है, वह किसी न किसी को ढूंढ ही लेगा। लेकिन वह हमारी मदद क्यों करेगा? अभिमन्यु कन्फ्यूजन में पूछता है। वह हमारी मदद इसलिए करेगा क्योंकि वह कोई बुरा इंसान थोड़ी है।
इसके बाद वह लड़का वहां से चला गया था। सिद्धार्थ और अलेक्स रूम को लॉक करके अपने अपने पार्सल में चेक करने लगते हैं कि उन्हें क्या क्या मिला है। सिद्धार्थ को 3 गॉड लेवल टेक्निक्स और उसे एक खंजर भी मिला था जिसका हैंडल गोल्डन रंग का था और उसका नुकीला हिस्सा नीले रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई नीला शीशा या डायमंड हो। तभी अलेक्स उस खंजर को देखकर सिद्धार्थ से बोलता है, उन्होंने खंजर क्यों दिया है? इससे अच्छा वह कोई गन जिससे आराम से अपने से दूर के अपोनेंट को भी एक ही शॉट में मार सकते हैं। मैंने गन के बारे में कहानियों में सुना था, इसको पुराने लोग इस्तेमाल करते थे और इसी से वॉर्स भी हुआ करती थी, पर डाल्विक अटैक के बाद ह्यूमन बींग्स ने सब गन और राइफल्स यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? सिद्धार्थ को भी यह नहीं पता था। तभी अभिमन्यु उन दोनों को समझाते हुए कहता है, देखो गन और राइफल्स जितनी पावरफुल लगती है वह इतनी होती नहीं है। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एक गोली इंसान के शरीर और उसकी हड्डियों को चीरते हुए बाहर निकल सकती है। अगर कोई गलती हो जाए तो कभी कभी होता है कि वह किसी की हड्डियों में अटक भी जाती है। एक गोली किसी मोटी दीवार को भेद नहीं सकती या किसी लोहे के बॉक्स पर छेद करके आगे नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा इंटरनल एनर्जी या किसी ताकतवर वेपन के साथ नहीं होता। उनको चलाने वाला जितना ताकतवर और मेहनती होगा वह वेपन्स भी उतने ही ताकतवर कहलाए जाएंगे। तुम लोगों को शायद ना पता हो, दुनिया का नंबर 1 सीक्रेट एजेंट जिसे ब्लैक घोस्ट भी कहा जाता है, वह गन्स का ही इस्तेमाल करता है। उसके पास हमेशा 3 पिस्तौल्स होती है। उसकी इन चीज़ों में इतनी एफिशिएंसी है कि वह उन गन्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और उस गन की गोलियां कोई मामूली गोली नहीं होती, वह एक ग्रेड 1 के एलियन बीस्ट के घटने के जॉइंट से बनी हुई गोलियां होती है। वह इतनी ताकतवर होती हैं कि वह एक साथ कई सारी लोहे की दीवारें तक तोड़कर आगे निकल जाए और उनके सामने अगर एक ग्रेड 9 का एलियन बीस्ट हो तो उसे तक मार दें। यह सुनकर अलेक्स और सिद्धार्थ उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या कई सारी लोहे की दीवारें को तोड़ने के बाद भी एक ग्रेड 9 के एलियन को भी मार सकते हैं? वह दोनों शॉक थे। सिद्धार्थ सोचता है कि उसे यह खंजर यूज करना चाहिए या फिर कोई गन। तभी अभिमन्यु उसके डाउट को क्लियर करते हुए बोलता है, देखो वैसे तो यह तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से तुमको एक डेगर यूज करना चाहिए, क्योंकि तुमने नंबर 1 एजेंट के बारे में तो सुन ही लिया है, लेकिन तुम्हें हमारे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 नाइट जो कि ब्लैक घोस्ट के ही भाई है, जिनका निकनेम रेड डेविल है, वह एक डेगर यानी खंजर का इस्तेमाल करते हैं। उनका खंजर इतना ताकतवर है कि एक अटैक से ही ग्रेड 5 के एलियन को जान से मार सकते हैं, और वह भी 100 मीटर दूर से। 100 मीटर दूर? सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, हाँ 100 मीटर दूर। और तुम्हें यह नहीं पता होगा कि एक बार रेड डेविल और ब्लैक घोस्ट दोनों भाइयों के बीच ड्यूल भी हुआ था, वह भी हमारे एम्परर के कहने पर। उन दोनों ने 3 घंटे तक लगातार बिना थके लड़ाई की थी। उस रिंग के आसपास एक बहुत ताकतवर कवच लगाया गया था और 20 कॉम्बैट गॉड्स उस प्रोटेक्शन अरे को मेंटेन कर रहे थे अपनी इंटरनल एनर्जी से, इसीलिए वह टूटे नहीं। लेकिन उनकी फाइट इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि जिस 500 मीटर बड़े एरेना में उन लोगों की लड़ाई हो रही थी, वह पूरा अरेना 100 मीटर तक जमीन के अंदर धंस गया। और उन दोनों की फाइट के बाद वह दोनों ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और लगभग 3 महीने में ही रिकवर भी हो गए। एम्परर ने कभी यह नहीं बताया कि उन दोनों में किसकी जीत हुई थी, और यह आज भी एक सीक्रेट है और इसके बारे में सिर्फ एम्परर, कमांडर, वो 20 कॉम्बैट गॉड्स और जानवी जानते हैं। क्या हमारी टीचर मिस जानवी वह ये कैसे जान सकती हैं? वह इसलिए क्योंकि वह रेड डेविल की मंगेतर हैं और उस वक्त वह भी उस मैच को देख रही थी। लोगों ने मैच खत्म होने के बाद उनके एक्सप्रेशंस को देखा, वह 1 सेकंड के लिए दुखी हुई और अगले ही पल खुश हो गई। उन्होंने अपने पिता यानी हेड मास्टर को इस बारे में नहीं बताया। अलेक्सा और सिद्धार्थ को नहीं पता था कि अभिमन्यु को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे रहती है, लेकिन अभिमन्यु जैसे उन्हें समझता वो उन्हें अच्छा लगता था। तभी नलिनी सिद्धार्थ से बोलती है, मास्टर क्या आपको जानना है उन दोनों की लड़ाई में कौन जीता था? हाँ बिल्कुल, मुझे यह बात जाननी है, इससे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा वेपन यूज़ करना चाहिए। कौन जीता था उन दोनों की लड़ाई में? कौन सा वेपन यूज़ करेगा सिद्धार्थ? और क्या राघव उनकी बात मानेगा? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए चैप्टर 15 डेथ ऑफ स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट। हाँ मुझे जानना है उसे फाइट का विनर आखिर था कौन, और मैं वही वेपन चूज करूंगा जो विनर ने यूज़ किया था। नहीं मास्टर, तो फिर मुझे लगता है आपको यह बात बताना अच्छा नहीं साबित होगा, क्योंकि एक इंसान दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपने वेपन्स चूज करे तो यह काफ़ी शर्मनाक बात होगी। आप एक कॉम्बैट गॉड बनने वाले हैं और आपके जैसे वॉरियर को यह बात शोभा नहीं देती कि आप किसी की नकल करें। यह सुनकर सिद्धार्थ अजीब सा मुंह बनाकर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बस विनर का नाम बताओ। वहीं पर बैठे अभिमन्यु और अलेक्स उसे घूर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आती यह हवा में किस देखकर बातें कर रहा है। तभी उन दोनों के रिएक्शन को देखकर सिद्धार्थ हड़बड़ाहट में कहता है, तुम इन लोगों को क्यों नहीं दिखती हो? मास्टर वो इसलिए है क्योंकि, छोड़िए इस बात को, नहीं बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नलिनी थोड़ा हिचकिचाते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बोलती है, मास्टर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट की स्पिरिट का कनेक्शन उस आर्टिफैक्ट के ओनर के साथ होता है, यानी कि जितने पावरफुल आप होंगे इतनी पावरफुल मैं होऊंगी। तो अभी आप बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मुझे कोई नहीं देख सकता। अभी मैं चाहकर भी किसी को अपनी प्रेजेंस महसूस नहीं करा सकती। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर मुंह टेढ़ा करके बोलता है, अच्छा ठीक है विनर तो बता दो। अलेक्स और अभिमन्यु उसे अजीब ढंग से घूर रहे थे। तभी सिद्धार्थ उनसे कहता है, मैं जा रहा हूँ मिस जानवी के पास विनर का नाम पूछने। क्या सच में? मिस जानवी के पास मैं भी चलूँ?
एलेक्स एक्साइटेड होकर बोलता है, नहीं मैं अकेले ही चला जाऊंगा क्योंकि जो विन होगा उसका ही वेपन में यूज़ करूंगा, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर यू श्योर कि तुम विनर का ही वेपन यूज़ करोगे? अभिमन्यु उसकी तरफ कन्फ्यूजन में देखकर बोलता है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? असल में एक वॉरियर को यह सूट नहीं करता कि वह किसी की नकल करे। यह सुनकर सिद्धार्थ नलिनी की ओर देखता है जो हमेशा कहती थी उसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है और उसे दुख, खुशी या गुस्सा कुछ नहीं आता। वही अपने एक हाथ से मुंह ढके हंसे जा रही थी। सिद्धार्थ तुरंत रूम से बाहर जाने लगता है। रूम के बाहर कदम रखते ही उसके सामने कॉम्बैट टीचर हेमराज खड़े हुए थे। सिद्धार्थ को देखकर वह उससे कहते हैं, मुझे माफ़ करना सिद्धार्थ। और यह कहते ही वह तुरंत वहां से तेजी से कदम बढ़ाकर चले जाते हैं। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था इन्होंने यह क्या हरकत की, किसके कहने पर इन्होंने माफ़ी मांगी। खैर सिद्धार्थ को उससे कोई मतलब नहीं था। सिद्धार्थ रूम वाली बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था। आर्मी बेस में कई सारे स्टूडेंट घूम रहे थे। सिद्धार्थ को कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर कोई उसे हवा में बदबदाते हुए कोई ना देख सके। वह आसपास घूम ही रहा था कि उसे काफ़ी दूर एक का पेड़ दिखता है जिसके पास ही 3 आइडेंटिटी कार्ड पड़े थे। सिद्धार्थ तुरंत उस पेड़ के पास जाता है। वहां जाते ही वह बिल्कुल चौंक गया था। उसे घबराहट होने लग गई थी क्योंकि उसके सामने 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उन तीनों के पेट पर पंजे के बहुत बड़े निशान थे। सिद्धार्थ को यह देखकर उल्टी आ रही थी लेकिन उसने कैसे भी अपने आप को कंट्रोल किया और तुरंत अपने आइडेंटिटी कार्ड से इमरजेंसी कॉलर से गार्ड्स को बुला लिया। उसका ऐसे करते ही एक पल में ही गार्ड्स आ चुके। वह 2 गार्ड्स थे। उन्होंने पहले सिद्धार्थ की ओर देखा और फिर उन बच्चों की डेड बॉडी को देखा। उनमें से एक ने 2 बच्चों को अपने कंधे पर उठा लिया था, वहीं दूसरे ने एक को, और उसी ने सिद्धार्थ का हाथ भी पकड़ लिया। और थोड़ी ही देर में वह लोग टेलीपोर्ट होकर एक बड़े से रूम में पहुंच चुके थे। वहां पर सिद्धार्थ को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा जो कि मिस जानवी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जगह पर है। तभी नलिनी उसके कान में बोलती है, मास्टर आप इस एकेडमी के फर्स्ट ईयर जनरल के ऑफिस में हैं और यहाँ पर 5 वॉरलॉर्ड्स भी बैठे हुए हैं। उनमें से एक आपकी टीचर वॉरलॉर्ड जानवी है। तभी वो दोनों गार्ड्स एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए लंबे आदमी को सारी बात एक्सप्लेन कर देते हैं। वो आदमी उन दोनों को हाथ का एक इशारा करता है जिससे वह दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही वहां पर एक नीली रोशनी चमक कर खत्म हो जाती है। यह देखकर सिद्धार्थ के मुंह से अनायास ही वाव निकल जाता है। उसे पता था कि सारे आर्मी बेसिस के गार्ड्स के पास टेलीपोर्टेशन या फ्लाइंग की सुपर पावर है क्योंकि ऐसे पावर वाले गार्ड्स ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, लेकिन यह रेयर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट भी ऐसे गार्डों को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं। सिद्धार्थ के ऐसे रिएक्शन को देखकर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तो तुमने पहली बार टेलीपोर्टेशन की पावर देखी है? हाँ, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है। तुम एक बहुत ही कमज़ोर सिटी से बिलोंग करते हो। मैंने तुम्हारे परिवार की हिस्ट्री के बारे में भी पता करने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला। खैर यह छोड़ो, मुझे दिख रहा है कि 2 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है और इस बात की खबर तुमने पहुंचाई है। तभी अनएक्सपेक्टेडली सिद्धार्थ का सिस्टम जो कि काफ़ी समय से शांत था उससे एक डिंग की आवाज़ आती है और उसके सामने क्वेस्ट लिख कर आता है, इन तीनों स्टूडेंट की मौत का राज पता करें। एक नया सिस्टम फीचर अनलॉक किया जाएगा। एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पर आपको ब्लू ड्रैगन लेजर मिलेगी। सिद्धार्थ का फोकस अपने सिस्टम के मैसेज पर था कि वह लंबा आदमी सिद्धार्थ से कहता है, चलो ठीक है, अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। रिवॉर्ड। वह अपनी टेबल पर लगे हुए एक बटन को दबाने ही वाला था कि तभी सिद्धार्थ उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग जनरल, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। जनरल ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया था। मुझे इन तीनों स्टूडेंट की मौत पर इन्वेस्टिगेशन करनी है। और फिर वह झूठ बोलता है, यह तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जनरल ने उसका ही झूठ पकड़ लिया था। वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में जितनी इन्वेस्टिगेशन करी है मुझे पता है कि तुमने एकेडमी में इन तीनों से कभी बात नहीं की है और ना ही यह तीनों तुम्हारे शहर के हैं, तो इन्हें दोस्त कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तुम्हारा रीजन नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। और वाइस प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कोई भी फेवर चाहिए हो तो उसे मना ना किया जाए, इसीलिए तुम्हें पूरी परमिशन है इन तीनों की इन्वेस्टिगेशन करने की। क्या सिद्धार्थ खूनी को पकड़ पाएगा? 16 टीम फॉर्मेशन, कैडेट इंस्पेक्टर। जनरल की बात सुनकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वह उसकी बात इतनी आसानी से मान जाएंगे, लेकिन जो भी था सिद्धार्थ के फेवर में ही था, इसीलिए सिद्धार्थ उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। उसके मन में क्यूरियोसिटी भी थी कि उसके सिस्टम का नया फीचर क्या होगा, लेकिन यह तो उसे तभी पता लगेगा जब वह अपना टास्क कंप्लीट कर देगा। सिद्धार्थ ने एक नज़र जनरल की ओर देखा और फिर गार्ड्स का इंतजार करने लग गया। यह देखकर जनरल ने तुरंत अपने टेबल पर लगी हुई घंटी को बजा दिया जिससे वो दोनों गार्ड्स तुरंत वहां पर टेलीपोर्ट हो गए। जनरल ने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ही देर में समझा दी थी। उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया था और सिद्धार्थ को उसी पेड़ के पास तेल दोबारा टेलीपोर्ट कर दिया। वह पेड़ पब्लिक एरिया वाली जगह से काफ़ी दूर था, यहाँ पर उसे कोई भी नहीं देख सकता था, इसीलिए वह नलिनी से बातें करने लग गया। नलिनी ने उससे कहा, मास्टर मैंने इस सिस्टम का मैसेज पढ़ लिया है, मुझे नहीं पता यह क्या
चीज़ है, मैंने तो दुनिया की सबसे एडवांस स्पीसीज तक को देखा है, लेकिन उनके पास भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। यह बहुत ज़्यादा खास सिस्टम है। नॉर्मल सिस्टम तो बस एक व्यक्ति की बॉडी के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन उसमें खुद से कोई चेंज नहीं कर सकता है। और इस सिस्टम में कई सारी एंशिएंट स्किल भी हैं जो कि हज़ारों लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। मुझे इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस सिस्टम के लेवल 10 पर पहुँच जाए तो इससे हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सिद्धार्थ ने कुछ सेकंड्स तक अपनी चिन पर हाथ रख कर कुछ सोचा और फिर नलिनी से कहा, हाँ, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। वैसे मेरे सिस्टम का लेवल अभी 7 है और लेवल 10 पर पहुंचने के लिए मुझे लगभग 30,000 सेलेस्टियल पॉइंट्स चाहिए होंगे। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा है, खैर यह तो कभी न कभी जमा हो ही जाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि ब्लैक घोस्ट वर्सेस रेड डेविल की फाइट में आखिर कौन जीता था। यह सुनकर नलिनी उसे एक सेकंड के लिए घूरती है और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, फाइट का विनर रेड डेविल था। उसे थोड़ी बहुत इंजरीज तो हुई थी, लेकिन ब्लैक घोस्ट उसके आगे पूरी फाइट में कमजोर ही रहा। लेकिन आखिर में उसने अपना सबसे पावरफुल अटैक मैनिफेस्टेड मिसाइल कर दिया, जिससे वह खुद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाए, लेकिन अपने साथ साथ रेड डेविल को भी घायल कर दे। उस पूरी फाइट में ऐसा लग रहा था जैसे रेड डेविल किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा चौंक चुका था, क्योंकि ब्लैक घोस्ट कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह नंबर 1 एजेंट है और उसके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। हमारी पूरी एकेडमी में उसकी टक्कर की तो बात छोड़ो, उसके आगे कोई टिक भी नहीं सकता था सिवाय उन 3 बुढ़े कॉम्बैट गॉड्स के। तभी सिद्धार्थ नलिनी से पूछता है, मुझे एक चीज़ बताओ, रेड डेविल ने ऐसा क्या किया कि उसने ब्लैक घोस्ट को भी आराम से हरा दिया? असल में रेड डेविल बचपन से ही खंजर चलाने की प्रैक्टिस करता था। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी, लेकिन रेड डेविल को एक कसाई ने पाला था लगभग पूरे 6 महीनों के लिए। असल में एक बार ब्लैक घोस्ट और रेड डेविल, जिनका असली नाम रक्षित और आर्यन है, वह अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। तभी आर्यन, जिसे रेड डेविल कहा जाता है, वह जंगल में खो गया था। उस जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जिसके अंदर एक कसाई बकरे के मांस काट रहा था। वो कसाई कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक वॉरलॉर्ड के लेवल का था। उसने आर्यन को खंजर चलाना बहुत अच्छे से सिखाया था और जब सारी मीट को बेचने का वक्त आया तब आर्यन और वह दोनों साथ में शहर गए थे, जहाँ पर आर्यन को उसका भाई और उसके पिता दोनों मिल गए थे। यह थी शॉर्ट स्टोरी रेड डेविल की। रेड डेविल ने खुद से ही कई सारी सैंट लेवल की टेक्निक्स को बनाया है। इतना बोलते ही नलिनी अचानक से चुप हो गई। उसने सिद्धार्थ से कहा, पीछे देखिए मास्टर। सिद्धार्थ ने उसकी बात मानकर जब अपने पीछे देखा, उसके पीछे लंबा चौड़ा मगर उसे कंफ्यूजन में देख रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा चौंक गया था। लोग कुछ कदम पीछे हटा और फिर एक्साइटमेंट में बोला, राघव तुम यहाँ, मुझे तुमसे ही कुछ काम था। कौन सा काम? अपने कन्फ्यूजन में पछा देखो, मैं अकादमी की सारी छोटी मोटी दुकानों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिससे उन्हें अकादमी के टैक्स वगैरह देने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए और उनको मुनाफा भी होता है। लेकिन जैसा तुम्हें पता है, पास बिल्कुल भी यह सब करने का टाइम नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को इस चीज़ के लिए हायर करो। तुम टेंशन मत लो, मैं उसे सैलरी अपनी तरफ से ही दे दूंगा। यह सब सुनकर राघव ने उसे कन्फ्यूजन में देखकर बोला, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मुझे पता लगा है कि तुम कोई 3 स्टूडेंट्स की डेथ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो। तुम्हें कैसे पता? सिद्धार्थ ने कन्फ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए बोला, अरे मुझे जनरल ने बुलाया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें यह मैसेज फॉरवर्ड कर दूं। कौन सा मैसेज? क्या कहा है जनरल ने? सिद्धार्थ ने कन्फ्यूजन में पूछा। जनरल ने तुमसे कहा है कि। इतना कहकर राघव पहले अपने बाल को संभालते हुए पोज में आकर कड़क आवाज में बोला, मैं फर्स्ट ईयर जनरल सारांश तुमसे कह रहा हूं कि सिद्धार्थ, अगर तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए कैडेट इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अपील करूंगा। इससे तुम्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन पहले तो इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक टीम की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने राघव को भेजा है। राघव तुम्हारी इस चीज़ में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। तुम इसके अलावा 2, 3 या और भी ज़्यादा मेंबर्स को भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ज़्यादा मेंबर्स को न लो, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल पड़ सकता है। खैर, यहीं पर मेरा मैसेज खत्म होता है और अगर तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया तो तुम्हारी टीम एक ऑथराइज्ड ब्रांच भी बन सकती है, जिसका नाम तुम चूज कर सकते हो। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने टीम मेंबर्स पहले से ही डिसाइड कर लिए थे, पहला तो राघव ही है और बाकी एलेक्स और अभिमन्यु। उसकी टीम में कुल 3 मेंबर्स हो गए हैं और उसे जोड़कर पूरे 4, और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस केस को सॉल्व जरूर कर देगा। सिद्धार्थ ने सोचा कि 5 मेंबर्स होना भी कोई बुरी बात नहीं होगा, और यह सोचकर उसने किसी को याद किया। तभी नलिनी ने अचानक से प्रकट होकर हमेशा की तरह उसे ज्ञान देना शुरू कर दिया। मास्टर, जितनी आपकी उम्र है इस वक्त, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना चाहिए। आप मन के काबू में न होकर मन को अपने काबू में करना सीखें। यह सुनकर सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए उसे दिखा और फिर बोला, वैसे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्पीशीज ने बनाया है, फिर यहाँ पर साधु बाबा जैसे बातें क्यों कर रही हो? फिर उसने बोला, तो हमारी टीम में कुल 5 मेंबर्स हैं। ये सुनकर राघव ने उसे पूछा, सारे मेंबर्स के नाम बताना। तो हमारे पहले मेंबर तो हैं मिस्टर सिद्धार्थ यानी मैं खुद, दूसरा मेंबर है राघव यानी लाल टमाटर, और तीसरा मेंबर है। तुम्हें क्या हुआ?
सिद्धार्थ के आगे राघव उसे गुस्से से देख रहा था। राघव अपनी तलवार निकलने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए बोला, तुम इतनी गुस्सा क्यों करते हो भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ तो मैं कहाँ पर था? हमारा तीसरा मेंबर है मेरे डायनामिक ड्यू का पार्ट एलेक्स। चौथा मेंबर है अभिमन्यु। इसके पास सबसे बेस्ट एबिलिटी है लेकिन उसका यूज़ करना इसे अभी भी अच्छे से नहीं आता, जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। और हमारी पांचवी मेंबर है संस्कृति। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है लेकिन इसके पास रिजेनरेशन एबिलिटी है और मुझे यह भी पता लगा है कि यह अपने साथ साथ दूसरों के भी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती है, इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती। तो हमारे 5 मेंबर्स तैयार हैं, बाकी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ हम इस केस के सॉल्व होने के बाद करेंगे। तभी राघव अपने पास से एक ब्लू रंग का बेज उसे निकाल कर देता है, जिसका मतलब था कि उसके पास जनरल की परमिशन है और उसे कोई मन नहीं कर सकता। राघव ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उनकी पांचवी मेंबर इस ऑफर को जरूर मना करने वाली है। सिद्धार्थ ने भी उसे बेज को तुरंत अपने पास रख लिया। सिद्धार्थ ने राघव से कहा, हमारी टीम जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी उसकी फाइल बनाने के लिए किसी भी प्रोफेशनल को हायर कर दो, उसकी सैलरी या तो जनरल देंगे या मैं। राघव ने यह सुनकर लापरवाही में सिर हिला दिया। उसके बाद सिद्धार्थ राघव को लेकर अपने रूम के पास पहुंच गया था। रूम के अंदर एलेक्स और अभिमन्यु इतने छोटे से कमरे में ड्यूल कर रहे थे जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि अभिमन्यु अपने से एक ग्रेड कमजोर लड़के से भी हारने वाला था। यह देखकर सिद्धार्थ ने बोला, अभिमन्यु तुम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपनी सुपर पावर पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। लेकिन वहीं एलेक्स जिसके पास सबसे वाहियात और बेकार सुपर पावर है लेकिन फिर भी उसने मेहनत से अपनी स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ाया है। एलेक्स को नहीं समझ आ रहा था कि उसने तारीफ की है या इंसल्ट, लेकिन उसे यह सुनकर अच्छा जरूर लगा। तभी उन दोनों की नजरें राघव की ओर पड़ी। उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर आंखों ही आंखों में पूछा, यह यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी सिद्धार्थ ने उन्हें सारे टॉपिक समरी में एक्सप्लेन करते हुए बोला, देखो मैं बाहर गया था मिस जानवी से विनय के बारे में पूछने, तभी मुझे एक आम के पेड़ के बाहर 3 के ID कार्ड दिखे और जब मैं पेड़ के पास गया वहां पर उन तीनों स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी थी और उनके पेट पर पंजे का निशान था। फिर जनरल ने मुझे अपने पास बुलाया। तभी मैंने जनरल से बोला कि मुझे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। जनरल ने मुझे परमिशन दे दी और सबसे कमाल की बात है कि अगर मैंने इस केस को सॉल्व कर दिया तो जनरल मुझे फर्स्ट ईयर का कैडेट इंस्पेक्टर बना देंगे, यानी कि एकेडमी में होने वाली आगे की सारी इन्वेस्टिगेशन में ही देखूंगा। और मैंने अपनी टीम के लिए मेंबर्स चूज करे हैं, पहले तो राघव, दूसरे तुम दोनों, तीसरी वो रीजनरेशन वाली लड़की। ये सब सुनकर उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी एलेक्स ने पूछा, लेकिन विनय का नाम पता लगा? सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बस एक ही चीज़ कही, रेड डेविल, और उसने अपनी अलमारी में रखे हुए उसे खंजर को अपने पैंट के नाइफ शेप में रख दिया। सिद्धार्थ ने उन सबको एक्सप्लेन करते हुए बोला, देखो यह तीनों स्टूडेंट बहुत अमीर थे, उनकी फैमिली के भी बहुत सारी दुश्मन हो सकते हैं जिन्होंने इन्हें मारने की कोशिश करी हो, लेकिन पेट पर इतना भारी पंजा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने मारा हो। हमें आसपास के सारे सिक्योरिटी कैमरास की चेकिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर भी जाना पड़ जाए। किसने मारा है उन 3 स्टूडेंट्स को? और क्या सिद्धार्थ की यह टीम ये पता लगा पाएगी? क्या इन्हें किसी और प्लेनेट पर भी जाना पड़ सकता है? और क्या संस्कृति उसकी टीम ज्वाइन करेगी? जानने के लिए बने रहिए। 17 मिस्टीरियस मैन, ब्लैक जेड ब्यूटी। सिद्धार्थ ने पूरा केस उन सबको एक्सप्लेन कर दिया था। उन लोगों ने उसकी बात गौर से सुनी थी। सिद्धार्थ के शांत होने के बाद एलेक्स कंफ्यूजन में पूछता है, लेकिन एक मेंबर को तो अभी भी इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है। केस तो छोड़ो, उसे हमारी टीम के बारे में भी कुछ नहीं पता है। इस बात पर गौर करके सिद्धार्थ अभिमन्यु से कहता है, तुम नंबर 5 यानी संस्कृति को सारी बात अच्छे से एक्सप्लेन कर देना और अगर उसने टीम ज्वाइन करने से मना किया तो मुझसे कहना। अब सिद्धार्थ और उसकी टीम तैयार थी। सिद्धार्थ को सबसे बड़ा फायदा इस चीज़ से यह हो रहा था कि उसे अब एक ऑफिस मिल रहा था। ऑफिस मतलब वो कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, वह एक छोटा सा रूम था जिसमें एक टेबल और चेयर रखी हुई थी और राइट साइड में एक अलमारी थी जिसके अंदर कई सारे कोरे कागज़ वाली फाइल्स रखी हुई थीं। इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी लेकिन पेपर का यूज़ करना उन्होंने अब भी नहीं छोड़ा था। सिद्धार्थ ने जब ये रूम देखा वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी यहाँ पर वह हवा में बात कर सके, यानी नलिनी से बात कर सके। सिद्धार्थ अपना ऑफिस देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर अभिमन्यु आ जाता है। अभिमन्यु को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने सपाट चेहरे के साथ सवाल पूछा, नहीं मानी ना वो लड़की? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया था। सिद्धार्थ ये सुनकर बाहर जाने लगा। वो ऑफिस से 10 कदम दूर ही गया था कि दोबारा भागते हुए ऑफिस में आ गया। अभिमन्यु कंफ्यूज था। तभी सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन रूम नंबर क्या है उसका? रूम नंबर जानने के बाद सिद्धार्थ चलते हुए गर्ल्स बिल्डिंग में पहुंच चुका था। संस्कृति के रूम के बाहर जाकर सिद्धार्थ ने दरवाजे को नॉक किया लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। उसके नॉक करते ही दरवाजा हल्का सा आगे की ओर खुल गया था। अब सिद्धार्थ ने भी बिना कुछ सोच कमरे में एंटर कर दिया था। वो दरवाजे की दहलीज पर ही था कि उसे दिखा संस्कृति चेंज कर रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ सारी बोल के रूम से बाहर जाने लगा कि संस्कृति ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया। वो बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या करने आए हो यहाँ? सिद्धार्थ ने उससे कंफ्यूजन में पूछा, तुम टीम को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो? इससे तुम्हें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।
यह सुनकर वह हंसने लग गई थी। अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, मेरी भी कोई रेपुटेशन है, ऐसे ही कैसे मैं किसी की भी टीम में ज्वाइन हो जाऊंगी। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये देखकर संस्कृति नर्वस हो गई थी। सिद्धार्थ को तो जैसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करके उससे कहा, तुम शायद एक चीज़ भूल रही हो, मैंने इस साल का सोलो कंपटीशन जीता है, वह भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, और साथ ही में मेरा और अलेक्स का डुओ सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी रेपुटेशन किसी घमंडी लड़की से ज़रा सी भी काम है, और मैं तो कहता हूँ तुमसे ज़्यादा ही है। संस्कृति मानने को तैयार नहीं थी। सिद्धार्थ ने जनरल का ब्लू बैच उसके आगे किया और कड़क आवाज में कहने लग गया, जनरल का ऑर्डर है कि मैं किसी को भी अपनी टीम के लिए चूज कर सकता हूं। मुझे पता है कि तुम इसके लिए मना कर सकती हो, लेकिन क्या यह जनरल की डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी? अब उनकी टीम का आखिरी मेंबर भी मान गया था। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, अभिमन्यु ने तुम्हें पूरा कैसे एक्सप्लेन कर दिया है या नहीं? उसने हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे के आसपास हवा में मंडराती हुई नलिनी उससे कहती है, मास्टर आपको इस लड़की को रिक्रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्मर्क आ गई थी। वह हंसते हुए कहता है, मैंने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, और आज जब मेरी जिंदगी इतनी बेहतर हो चुकी है तो ये मेरे लिए गलत भी नहीं हो। लेकिन तुम गलत हो, मैंने इसे इसलिए टीम में रिक्रूट किया है क्योंकि अगर तुमने उन तीनों स्टूडेंट्स के पेट पर घाव देखा हो तो वह एक पंजे का था। हमें नहीं पता हमारा सामना किससे हो जाए, इसीलिए उसकी रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। यह सुनकर नलिनी ने हाँ में सिर हिला दिया था। सिद्धार्थ को चलते हुए ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने तुरंत अपनी पेंट में लगी हुई नाइफ शीट से अपने खंजर को तुरंत अपने हाथ में पकड़कर पीछे की ओर मुड़कर स्विंग कर दिया। उसने यह खाली डराने के लिए किया था, किसी इंटेंशन के साथ नहीं। उसने जब पीछे देखा तो उससे 10 या 15 कदम दूर संस्कृति आ रही थी। उसके साथ एक और लड़की चल रही थी। उसने ब्लैक रंग की ड्रेस पहन रखी थी और उसका मैन वेपन एक स्वॉर्ड लग रही थी। सिद्धार्थ के डेगर को स्विंग करते ही उसने भी अपनी तलवार निकाल ली थी। सिद्धार्थ ने संस्कृति की ओर कंफ्यूजन में देखा। ओह, ये है मेरी दोस्त अंशिका, इसे ब्लैक जेड ब्यूटी के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ ने जब अंशिका की ओर देखा उसे अजीब सा फील होने लग गया था। यह एक्टिविटीज देखकर नलिनी में सिद्धार्थ से कहा, मास्टर अपनी नज़रें उससे हटा लीजिए, यह एक डायन के खानदान से आती है और इसकी स्पेशल एबिलिटी चार्म है। कोई भी अगर उसकी नज़रों में देखेगा तो वह उसके कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन इसके लिए सामने वाला अपोनेंट इससे कमज़ोर होना चाहिए। ये सुनकर सिद्धार्थ एक सेकंड के लिए घबराया और फिर स्माइल के साथ सोचने लग गया, अच्छा, तो यह पहली बार है जब मैं किसी डायन को देख रहा हूं। सिद्धार्थ ने उससे तेज आवाज में बोला, हाँ तो तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आई हो? अरे साथ नहीं आ रही थी, इसने बोला था कि इसे सिद्धार्थ को देखना है। सिद्धार्थ ने अंशिका की आंखों में घूरते हुए कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो देख लिया ना सिद्धार्थ को? और फिर पीछे की ओर मुड़कर ऑफिस की तरफ जाने लग गया। वहीं पर खड़ी अंशिका, जो दिखने में किसी फिक्शनल कैरेक्टर से कम नहीं लग रही थी, स्मॉल चिन, शार्प नोज, बड़ी भूरी आंखें और शरीर बिल्कुल फिट, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परी हो। वहीं उसके राइट साइड में खड़ी संस्कृति कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ कभी शर्माती हुई अंशिका की ओर देखती, कभी वहां से जाते हुए सिद्धार्थ की ओर। सिद्धार्थ जब उस ऑफिस में पहुंचा, वहां पर टेबल पर राघव और अलेक्स साथ में एक वीडियो गेम खेल रहे थे। वो एक मल्टीप्लेयर बैटलग्राउंड्स गेम था। वहीं अभिमन्यु जमीन पर बैठकर कॉमिक पढ़ रहा था। उन सबको देखकर सिद्धार्थ चिढ़ गया था। सिद्धार्थ ने तेज आवाज में बोला, अभिमन्यु, अलेक्स और राघव, मैंने कहा था कि तुम तीनों को उन तीनों स्टूडेंट के बारे में एक एक करके अपनी अपनी फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, क्या यह काम हो गया है? अभिमन्यु और राघव दोनों ने लापरवाही में हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सारा काम हो गया है, तभी तो इतना फ्री बैठे हुए हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तभी अभिमन्यु जमीन से उठकर सिद्धार्थ के पास जाकर बोलता है, तो मैंने जिस स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन करी है उसका नाम जतिन है। उसकी फाइल अलमारी के सबसे ऊपर वाले कोने में रखी हुई है, उसमें जतिन वर्मा नाम लिखा हुआ है। इतना कहकर वह दोबारा अपनी कॉमिक पढ़ने लग गया था। सिद्धार्थ अभी भी उन तीनों को घूर रहा था। उसके बाद राघव उठकर आया और बोला, मैंने मोहित नाम के लड़के पर इन्वेस्टिगेशन करी है, उसकी फाइल इसी कमरे में कहीं पर होगी। एक ब्लू रंग की फाइल है जिसमें उसका नाम साफ साफ लिखा हुआ है। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिला दिया था। राघव दोबारा टेबल पर जाकर बैठ गया। अब बारी अलेक्स की थी। अलेक्स को कुछ ना करते हुए देखकर सिद्धार्थ ने उसके गले के पास अपना खंजर रखते हुए बोला, तुम्हारी फाइल कहाँ है अलेक्स? अलेक्स के हाथ से हड़बड़ाहट की वजह से उसका कंसोल भी जमीन पर गिर गया था। तब सिद्धार्थ को समझ आया कि अलेक्स का ध्यान गेम की तरफ था। उसे यह तक नहीं पता था कि सिद्धार्थ यहाँ पर आ चुका है। सिद्धार्थ ने बोला, तुम्हारी फाइल कहाँ है अलेक्स? अलेक्स ने फिर कड़क आवाज में उसे सल्यूट करते हुए बोला, सर मेरी लाल रंग की फाइल अलमारी में रखी हुई है, लड़के का नाम है अर्नब तिवारी। यह देखकर सिद्धार्थ उसे अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्स को कौन से दौरे पड़ रहे हैं। अलेक्स ने दोबारा अपना पैर जमीन पर पटक कर बोला, सर क्या मैं गेम खेल सकता हूँ? सिद्धार्थ ने हड़बड़ाहट की वजह से हाँ में सिर हिला दिया था।
उसके बाद सिद्धार्थ ने उन तीनों की फाइल्स को टेबल पर रख दिया। राघव और अलेक्स नीचे उतर चुके थे। अभिमन्यु भी अपनी कॉमिक बुक को साइड में रखकर उन दोनों के साथ खड़ा हो गया था। सिद्धार्थ उन सब के सामने खड़े होकर बोलता है, तो हमारी टीम में कुल 5 मेंबर से 5वीं मेंबर अभी आती ही होगी। उसने इतना ही कहा था कि संस्कृति वहां पर आ गई थी। उसे देखकर अलेक्स ने धीमी आवाज में बोला, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। यह आवाज़ धीमी सिर्फ और सिर्फ अलेक्स के लिए ही थी। उसने इतनी तेज तो बोला था कि अगर कोई रूम के बाहर भी हो तब भी उस तक क्लियरली आवाज़ पहुंच जाए। सिद्धार्थ ने सबसे पहले जतिन वर्मा नाम के स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखना शुरू कर दिया था। उसे पता लगा कि जतिन की एकेडमी में बहुत सारे लड़कों से दुश्मनी थी, लेकिन सिद्धार्थ को पूरा विश्वास था कि एक स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता है। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु को भेजकर उस एरिया के आसपास के सारे सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग लाने के लिए कह दिया था। जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें दिखा कि वो तीनों स्टूडेंट्स एक साथ चल रहे थे। उनसे 10 कदम दूर एक लाल रंग के कपड़े पहने हुआ लंबा चौड़ा आदमी चल रहा था। उसने अपने मुंह पर मास्क लगाए हुआ था जिससे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पीछे जाने के बाद वह तीनों वहां से नहीं निकले। जबकि वह आदमी वहां से जाने लग गया। उनको दिखा वह आदमी टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के पास जा रहा था। वहां से पता नहीं वह कौन से प्लेनेट पर पहुंच गया हो। हर अकेडमी में 9 पोर्टल्स होते हैं जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक होते हैं। अगर वह आदमी ग्रेड 1 से 3 वाले प्लेनेट में गया हो तो फिर तो खुद कॉम्बैट गॉड्स को ही वहां पर जाना पड़ेगा। अगर वो ग्रेड 4 से 6 के बीच में गया हो तो एक वॉरलॉर्ड को जाना पड़ेगा। तो यह कैसे उनके हाथ से छूट सकता था। जब उन्होंने पोर्टल रूम के अंदर की रिकॉर्डिंग चेक की तो उन्हें दिखा कि वह आदमी ग्रेड 9 की पोर्टल पर गया था। यह देखकर वो सब बहुत खुश हो गए थे। ग्रेड 9 के प्लेनेट पर जाने की परमिशन एक स्टूडेंट को भी होती है। उन पांचों को लग रहा था कि वह यह केस जरूर सॉल्व कर देंगे। क्या सच में वह लोग यह केस सॉल्व कर पाएंगे? क्या वही आदमी कातिल है? अगर हाँ तो उसने क्यों और कैसे मारा होगा उन स्टूडेंट्स को? और क्या सिद्धार्थ की टीम उस आदमी को हरा पाएंगे? कौन है वह लाल कपड़े वाला शख्स? यह सब जानने के लिए बने रहिए। 18 स्टक ओलंपस प्लैनेट। सिद्धार्थ और उसकी टीम ने उस अजीब आदमी को कैमरे की रिकॉर्डिंग में देख लिया था। उन्हें पता लगा कि वह आदमी 9th ग्रेड के प्लेनेट ओलंपस पर गया है। इसीलिए उस प्लेनेट पर जाने के लिए सिद्धार्थ और उसकी टीम को 2 वॉरलॉर्ड्स की रिटर्न परमिशन चाहिए होती है। इसीलिए सिद्धार्थ ने पहला साइन तो मिस जानवी से ही करवा लिया था और दूसरा मिस जानवी के एक दोस्त से। अब उसके पास परमिशन थी। मिस जानवी को विश्वास था कि सिद्धार्थ उस आदमी को जरूर पकड़ लेगा, इसलिए उन्होंने लापरवाही से अपनी परमिशन दे दी थी। सिद्धार्थ पहली बार एकेडमी के बाहर मार्केट में जा रहा था। उसके साथ कोई नहीं था और ये चीज़ आश्चर्यजनक रूप से उसे पसंद भी आ रही थी। जबकि वह जीवन भर इसी का दुख मानता रहा कि वो अकेला है और आज इसी बात पर खुश हो रहा है। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ ने मार्केट में जाकर कुछ लेने का डिसाइड कर रखा था। उसे नलिनी ने सजेशन दिया था कि अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए उसे ग्रेड 7 के टियर 3 हेवन रिचिंग राइनो का खून चाहिए होगा। उसने कुल 100 खून के ड्रॉप्स को 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर खरीदी थी। सिद्धार्थ जो कि बाहर से स्माइल कर रहा था वह अंदर ही अंदर रो रहा था। पहली बार तो उसके पास जीवन में इतने सारे पैसे आए थे और पैसे आते ही उस छोटी सी स्पिरिट नलिनी की वजह से उसके सारे पैसे किसी बीस्ट के खून को खरीदने में खत्म हो गए। वह सोच रहा था, मैं कोई वैम्पायर थोड़ी हूँ जो खून पीऊंगा। पैर पटकते हुए वो मार्केट से बाहर जा ही रहा था कि उसे एक दुकान दिखी जिसमें एक बूस्टर स्टोन बिक रहा था। इनकी खास बात यह होती है कि अगर किसी बूस्टर स्टोन को किसी नॉर्मल वेपन के साथ फ्यूज कर दिया जाए तो वह एक मैजिकल वेपन बन जाता है और उस वेपन की पावर उसे चलाने वाले पर डिपेंड करने लगती है। सिद्धार्थ ने उसे खरीदने का सोचा ही था कि तभी नलिनी ने बोला, मास्टर भूल जाए इस, यह बहुत महंगा है। सिद्धार्थ ने मुंह चढ़ाते हुए पूछा, कितना ही महंगा होगा? 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स तो गवा ही चका हूं। यह 2 डाल्विक काइंस जितना महंगा है, नलिनी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला। सिद्धार्थ ने उस बूस्टर स्टोन को लेने का विचार छोड़ ही दिया था। वह मार्केट से बाहर जा ही रहा था कि उसे मार्केट में मिस जानवी दिखती है जो उसी की तरफ बड़ी चली आ रही थी। सिद्धार्थ ने उन्हें देखकर उनको ग्रीट किया और फिर मिस जानवी ने सिद्धार्थ को एक गोल्डन कलर का कंपास दे दिया जिससे आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वह कंपास उसी की तरफ इशारा करने लगेगा। वैसे तो पृथ्वी से अलग किसी प्लेनेट पर कोई भी डिवाइस काम नहीं करता, लेकिन यह कंपास हर प्लानेट के लिए अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। मतलब मिस जानवी जो कंपास इस वक्त सिद्धार्थ को दे रही थी वह सिर्फ ओलंपस प्लेनेट पर ही काम करने वाला है क्योंकि इसे बनाया ही उधर गया है। सिद्धार्थ ने कंपास ले तो लिया था लेकिन उसे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मिस जानवी ने उसे इसके फंक्शंस बताते हुए कहा, देखो तुम ओलंपस प्लेनेट पर जा रहे हो जहां पर 20 साल की उम्र में मैं भी गई थी और तुम्हें यह तो पता ही होगा कि इन प्लैनेट्स पर कभी भी एलियंस की कमी नहीं होती, बल्कि इनकी संख्या तो समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसीलिए इस कंपास में तुम ये चूज़ भी कर सकते हो कि तुम्हें किस लिविंग बीइंग की लोकेशन चाहिए। मिस जानवी इतना कहकर जाने लग गई थी। तभी सिद्धार्थ के कंधे के आसपास मंडराती हुई नलिनी ने उससे कहा, मास्टर आप अपनी टीचर से उस बूस्टर स्टोन को खरीदने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इतना सुनकर सिद्धार्थ मार्केट से जाने लग गया था। नलिनी को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ उसकी बात क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि उसने तो इतनी अच्छी बात कही है। इतने पैसे तो वॉरलॉर्ड्स के लिए सागर में बूंद बराबर होता है।
वहीं सिद्धार्थ को पता था नलिनी एक डिवाइन स्पिरिट है जिसके अंदर कोई ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, तो उसे नहीं पता था कि किसी से पैसों की रिक्वेस्ट करना कितना शर्मनाक होता है। सिद्धार्थ अपने ऑफिस में चला गया था, वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। वह अपनी स्पेस रिंग में जो उसे हेडमास्टर ने गिफ्ट करी थी उसके अंदर ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने लग गया। अगर कोई यहाँ पर प्रैक्टिस करे तो उसे नींद नहीं लगती, नहीं कोई भूख या प्यास, उसे बस थकावट और दर्द होता है। सिद्धार्थ ने पूरे 10 दिनों तक सिर्फ ताइक्वांडो के बेसिक अटैक्स को लगातार प्रैक्टिस किया था और अगले 10 दिनों तक इंटरमीडिएट लेवल के अटैक्स को, और अगले 20 दिनों तक उसने एडवांस लेवल के अटैक्स को मास्टर किया था। टोटल 43 डेज का समय लगा था उसे ताइक्वांडो को पूरी तरह से मास्टर करने में। ये सुनने में कम लग रहा होगा लेकिन यह सच में 43 दिन थे, यानी कि 1000 घंटे से भी ज़्यादा। इतनी प्रैक्टिस के बाद जब वह उस स्पेस से निकलकर रियल लाइफ में आया तो उसके सामने अलेक्स, अभिमन्यु, राघव और संस्कृति टेबल पर बैठकर उसे घूरे जा रहे थे। सिद्धार्थ ने आंखें खोलकर जब उन चारों को देखा वो चौंक गया था। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर अभिमन्यु ने कहा, सिद्धार्थ तुम लगातार 2 दिनों से अपने स्पेस रिंग के पर्सनल स्पेस में थे। सिद्धार्थ भूल गया था कि उसका पर्सनल स्पेस रियल लाइफ के टाइम को भी अफेक्ट करता है। सिद्धार्थ को ताइक्वांडो पूरी तरह से आ गई थी। वह बिना कुछ कहे बॉयज बिल्डिंग में जाकर अपने रूम में अलमारी से निकालकर अपने सारे वेपन्स को अपनी स्टोरेज रंग में रखने लग गया। उसने अपने पास खाली एक खंजर और पीठ पर एक तलवार रखी हुई थी। सिद्धार्थ मार्केट से अपने लिए कपड़े भी खरीद रखे थे। उसने एक ब्लैक रंग का कोट पहन रखा था, उसके अंदर भी एक ब्लैक रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसने ब्लैक रंग की पैंट भी पहन रखी थी और ब्लैक रंग की बेल्ट भी। सिद्धार्थ का बचपन से ही फेवरेट कलर ब्लैक था। यह कपड़े सिद्धार्थ को 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स के पड़े थे, क्योंकि इनकी खास बात यह थी कि यह सारे कपड़े एक डायमंड से भी ज़्यादा पावरफुल मटेरियल के बने हुए थे, जो कि फ्लेक्सिबल भी थे, यानी कि अगर कोई सिद्धार्थ के ऊपर गोली भी चला दे तब भी सिद्धार्थ उसे अपने कोट से काफ़ी हद तक रोक सकता था। सिद्धार्थ ने अपने बालों को संभाला और तैयार होकर ऑफिस में पहुंच गया। वहां पर वह चारों उसका इंतजार कर रहे थे। उसे इन कपड़ों में देखकर अलेक्स को तो हंसी आ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ इन कपड़ों में काफ़ी सुंदर लग रहा था। सिद्धार्थ और उसका ग्रुप ग्रेड 9 के पोर्टल की तरफ बढ़ने लग गए थे। पोर्टल रूम के बाहर पहुंचने के बाद एक गार्ड ने उनसे उनकी एज पूछी और सिद्धार्थ ने इसका जवाब ना देते हुए एक कार्ड दिखा दिया जिसमें 2 वॉरलॉर्ड्स के सिग्नेचर थे। उन गार्डों ने भी उन सब के लिए रास्ता साफ कर दिया था। सिद्धार्थ और उसका ग्रुप पोर्टल रूम के अंदर आ चुके थे। उन पांचों ने हाथ में एक वॉच पहनी हुई थी जिससे उस प्लेनेट पर जाने के बाद कोई अपनी मर्जी से पोर्टल खोल सकता था। उस पोर्टल की टाइम लिमिट बस 45 सेकंड्स होती है, लेकिन प्लस पॉइंट यह था कि पूरे ग्रुप में सबके पास वो वॉच थी। इसका मतलब उनके पास बहुत टाइम था। पोर्टल में इंटर करते वक्त लोग रैंडम कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, इसलिए एक ग्रुप हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ कर पोर्टल में इंटर करते हैं जिससे पूरा ग्रुप एक साथ ही टेलीपोर्ट हो जाए। उन पांचों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। उन सब ने पोर्टल के अंदर कदम रख दिया था कि अचानक कोई लाल कपड़े पहना आदमी उस पोर्टल के पीछे छुपा हुआ था, जिसने उन सबको धक्का देने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धक्का मुक्की में सिद्धार्थ एक ग्रेड 8 के पोर्टल में एंटर कर गया। वहीं उन चारों ने उसे आदमी को पकड़ लिया था। उन्होंने अपने आई कार्ड में लगे हुए इमरजेंसी कॉलर से गार्ड्स को बुला लिया था। गार्ड उन चारों और उस आदमी को लेकर जनरल के पास पहुंच गए थे। जनरल ने उसे आदमी से पूछा, तुमने उन 3 बच्चों को क्यों मारा? उस आदमी ने हंसते हुए बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बात जवाब दे दूंगा। क्या होगा उस आदमी के जवाब? क्या सिद्धार्थ उस ग्रेड 8 के प्लेनेट से बाहर निकल पाएगा? और क्या उसकी घड़ी वहां भी काम कर सकती है? यह सब जानने के लिए बने रहिए। 19 डेंजरस बीटल, ऑर्डिनरी एलियन। सिद्धार्थ इस वक्त था एक ग्रेड 8 के प्लेनेट पर जिसका नाम एटलस था। सिद्धार्थ को पता था कि वह यहाँ पर सबसे कमजोर एलियंस के आगे भी टिक नहीं पाएगा। सिद्धार्थ को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए उसने नलिनी की ओर देखा। नलिनी उसके इरादे भांप गई थी, इसीलिए वह भी उसे सब कुछ बताने लगी। मास्टर, एलियन बीस्ट 4 टाइप में बैठ हुए हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्डिनरी बीस्ट, उसके बाद आते हैं फाउंडेशनल बीस्ट। ऑर्डिनरी बीस्ट फाउंडेशनल बीस्ट में अंतर यह होता है कि ऑर्डिनरी एलियन पृथ्वी के एक नॉर्मल जानवर जैसे ही होते हैं, मतलब उनका दिमाग बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन उनके पास पृथ्वी के जानवरों से ज़्यादा ताकत होती है। उसके बाद आते हैं फाउंडेशनल बीस्ट। फाउंडेशनल बीस्ट ऑर्डिनरी बीस्ट से कई ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि वह इवोल्यूशन के पहले चरण पर होते हैं। उसके बाद आते हैं मेटामॉर्फिक एलियन। मेटामॉर्फिक एलियन ऐसे एलियन होते हैं जो अपने एवोल्यूशन की प्रक्रिया में बिल्कुल बीच पर होते हैं। उनकी पावर पृथ्वी के जानवरों से कंपेयर नहीं की जा सकती है। मेटामॉर्फिक एलियन की स्किन को काटने के लिए एक लोहे का भी हथियार बहुत कमजोर साबित होता है। उसकी स्किन पर कितनी भी गोलियां चला दी जाए फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फोर्थ पर आते हैं इन तीनों से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक डिवाइन ब्लड एलियन। डिवाइन ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ग्रुप के लीडर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी। इन्हें हराना आपके लिए नामुमकिन है। इतना कहकर नलिनी शांत हो गई थी, लेकिन यह बात सिद्धार्थ के ईगो पर लग गई थी। सिद्धार्थ उससे कुछ कहने वाला था कि तभी उन्हें अपने सामने एक छोटा सा क्यूट पप्पी दिखता है। सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक उस कुत्ते को घूरता है और फिर नलिनी से बोलता है, तुम्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है?
नलिनी ना में सर हिला देती है। सिद्धार्थ अपने सिस्टम की स्पेक्टेट स्किल का उस छोटे से पप्पी पर इस्तेमाल कर देता है जिसमें लिखकर आ रहा था, मल्टी ऑर्डिनरी एलियन क्यूट पप्पी, एक ऐसी स्पीशीज जो अपने आप को कमज़ोर दिखाने के बाद वार करती है। जब सिद्धार्थ ये सारे बातें नलिनी से कहता है, नलिनी उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मास्टर तुरंत यहाँ से भाग जाए। मल्टी ऑर्डिनरी एलियन वह होते हैं जो अपने ही ऑर्डिनरी एलियंस के ग्रुप को खाकर उनकी डार्क एसेंस को अपने अंदर समा लेते हैं। भले ही यह बस एक ऑर्डिनरी एलियन है, लेकिन इसका कंपैरिजन किसी फाउंडेशनल एलियन से भी किया जा सकता है। और अगर आप भूल गए हो तो बता दूं कि इस वक्त आप ओलंपस पर नहीं है। यह प्लेनेट एक्स ग्रेड वाले लोगों के लिए भी बहुत टफ होता है और आप तो बहुत कमज़ोर है। यह सुनकर सिद्धार्थ को बुरा जरूर लगा था, लेकिन उसे पता था कि नलिनी बिल्कुल सही कह रही है, इसीलिए सिद्धार्थ बिना आगे पीछे देखकर भागते हुए जाने लगता है। वैसे सिद्धार्थ चाहता तो अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके दोबारा पृथ्वी पर जा सकता था, लेकिन सिद्धार्थ ने तो जैसे जिद कर ली थी कि उसे तब तक पृथ्वी पर नहीं जाना है जब तक वह यहाँ के किसी एलियन को मार ना दे, क्योंकि अगर सिद्धार्थ ने यहाँ पर किसी एलियन को मार दिया और उसके क्रोमा पॉइंट्स को हासिल कर लिया तो ओलंपस में उसकी लाइफ पहले से थोड़ी सी आसान हो सकती है। और कमाल की बात होगी अगर उसे एक एलियन की डार्क एसेंस भी मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो ओलंपस में शायद ही उससे कोई पंगा लेने की कोई कोशिश भी करेगा। सिद्धार्थ जितना भोला दिखता था वह इतना था नहीं। बस 13 साल की उम्र में उसके माता पिता उसे छोड़कर वॉर में चले गए थे, लेकिन उसमें इतनी अकल थी कि वह किसी अनाथ आश्रम में न जाए, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके रखे हुए वेपन्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं और उन्हें छोड़ने की भूल सिद्धार्थ नहीं कर सकता है। उसके पिता ने उससे जाते वक्त कहा था, सिद्धार्थ इन वेपन्स का इस्तेमाल अपने अलावा किसी को भी मत करने देना, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसके लिए चाहे तुम्हें हजारों का सिर भी काटना पड़ जाए, लेकिन अपनी चीज़ किसी और को मत देना। सिद्धार्थ भले ही 13 साल का था, लेकिन 13 साल के बच्चे में भी इतनी समझ होती है कि अगर उसे किसी अनाथ आश्रम में रखा जाता तो हो सकता है कि उसे कोई फैमिली अडॉप्ट कर लेती, और अगर कोई फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती तो उन्हें इस घर के बारे में पता लग जाता और इस घर के सेक्रेट रूम के बारे में भी। इसी कारण सिद्धार्थ बचपन से अकेला ही रहा था और इतने समय तक अकेले रहने की वजह से उसका दिल बहुत ज़्यादा कठोर बन चुका था। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ भागे जा रहा था जब वह एलियन उससे बहुत ज़्यादा दूर हो गया था। यह देखकर सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेकर नलिनी से कहता है, सबसे अच्छी चीज़ यह है कि तुम मेरे पास हो, वरना मैं तो अकेलेपन के मारे इस प्लैनेट पर मर ही जाता। यह सुनकर नलिनी, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ब्लश करने लगती है। ये देखकर सिद्धार्थ उससे कहता है, तुमने तो कहा था तुम्हारे अंदर कोई ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम तो अभी ब्लश कर रही थी। नलिनी उसे मना करे जा रही थी कि तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। सिद्धार्थ की नज़रें जब उस गुर्राहट की आवाज़ करने वाले एक छोटे से नीले बीटल पर जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। और सबसे कमाल की बात है कि उस नीले बीटल के माथे पर एक छोटा सा सींग था जो कि दिखने में बेहद नुकीला लग रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे स्पेक्टेट किया और उसके सिस्टम में लिखकर आ गया, ऑर्डिनरी एलियन नीला बीटल। इसकी खासियत है कि इसका छोटा सा सींग किसी लोहे की दीवार में भी छेद कर सकता है। यह इन्फॉर्मेशन पढ़कर सिद्धार्थ पहले उस नाखून के बराबर एलियन को देखता है और फिर अपने सिस्टम में लिखी उस इन्फॉर्मेशन को। उस छोटे से बीटल को देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर नलिनी उसके ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए बोलती है, मास्टर आप दोबारा एक चीज़ भूल रहे हैं कि आप ओलंपस पर नहीं है, यह एक ग्रेड 8 का प्लेनेट है। आगे से आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इस बात को ना भूलें कि ऐसे एलियंस को हराने के लिए एक्स ग्रेड के लोग भी स्ट्रगल करते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ का ओवर कॉन्फिडेंस तो खत्म हो गया था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर से स्माइल नहीं गई। सिद्धार्थ उस बीटल से 3 कदम दूर गया और पूरी ताकत से ब्लू ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल कर दिया। सिद्धार्थ ने यह अटैक इतनी तेजी में किया कि उस बीटल को बचने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस नीले बीटल ने उस फिस्ट को सेंस करके अपने नुकीले छोटे से सींग से हवा में एक स्ट्राइक की और सिद्धार्थ को पहली बार दिख रहा था कि उसका ब्लू ड्रैगन फिस्ट कट चुका है। उस छोटे से बीटल के उस वार से हवा में एक सन की आवाज़ आई थी और सिद्धार्थ समझ गया था कि अभी वह ऐसे किसी एलियन से फाइट करने के लिए बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उसने सोच रखा था या तो वह उसे मारेगा या तो खुद मर जाएगा, लेकिन बिना किसी एलियन को मारे पृथ्वी पर नहीं जाने वाला है। सिद्धार्थ की यह जिद देखकर नलिनी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका मास्टर जरूर एक कॉम्बैट गॉड से भी ऊपर जरूर जाएगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, यह छोटा सा बीटल मुझे इतना एनॉय कर रहा है, एक बार इसका सींग हट जाए फिर दिखाता हूँ इस कीड़े को। सिद्धार्थ ने यह सोचकर फैंटम सटेप का इस्तेमाल करके अपने 2 क्लोन बना लिए। एक तरफ से उसने ब्लू ड्रैगन फेस्ट का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ से रचित द्वारा दिए गए उसे खंजर का इस्तेमाल किया, जिससे सिद्धार्थ को समझ आया कि वह एक ग्रेड 8 के प्लेनेट के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि उस बीटल ने अपने सींग से दोबारा सिद्धार्थ के ब्लू ड्रैगन फिस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया और साथ ही उसे छोटे से कीड़े की स्किन से टकराकर सिद्धार्थ का वह खंजर बीच से टूट गया था और उसका नुकीला हिस्सा तो पूरी तरह से मुड़ गया था। ये देखकर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी। उसे पता था कि एक ग्रेड 8 और ग्रेड 9 के प्लेनेट में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इतना फ़र्क यह तो कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी थी। यह सोचते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है। वह छोटा सा कीड़ा इस हवा में उछल रहा था जैसे सिद्धार्थ का मजाक उड़ा रहा हो।
यह देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा तो इतनी आ रही थी कि वह उस कीड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, लेकिन वह मन में ही सोचता है, इसके और कितने छोटे टुकड़े कर सकते हैं, यह तो पहले से ही इतना छोटा है, अब इसे और छोटा किया तो कहीं यह दिखना ना बंद हो जाए। अचानक से वह छोटा सा बीटल सिद्धार्थ के ऊपर हमला करने के लिए कूद जाता है। सिद्धार्थ को लगा वह कितना ही ऊपर कूद सकता है, लेकिन सिद्धार्थ ने दोबारा उसे अंडरएस्टिमेट कर लिया था। उसने कूदकर सीधे सिद्धार्थ के कंधे पर छलांग लगा दी थी और अपने सींग के द्वारा उसके कंधे को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था जैसे उस पर कोई तलवार लगी हो। सिद्धार्थ को तो ऐसा लग रहा था कि अगर उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिली तो ठीक ही नहीं हो सकता है। उसे पूरा विश्वास था कि इस इंजरी को सही होने में लगभग 2 महीने का वक्त तो लगेगा, और अगर कोई हील हो तो 2 दिन, और अगर कोई रीजेनरेशन एबिलिटी वाला हो तो फिर तो वह कुछ ही समय में ठीक हो सकता है। यह सोचते हुए सिद्धार्थ उस बीटल को नफरत भरी नज़र से देखता है और तेज आवाज में आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहता है, मैं नहीं हारने वाला हूँ। और इतना कहकर सिद्धार्थ उस कीड़े को कुचलना के लिए अपने पैर से हमला करने लगता है, लेकिन उस कीड़े का सींग सिद्धार्थ के जूते को पार करके उसके तलवों पर लग रहा था। इससे उसके पैर से इतना खून बहने लगा कि सिद्धार्थ रुक गया, लेकिन सिद्धार्थ ने हार मानने की बजाय अपनी स्पेस रिंग से आयरन ग्लव्स निकाल ली और उन आयरन ग्लव्स से उस पर वार करने लग गया। उन लोहे की ग्लव्स पर बस सफ़ेद निशान पड़े जा रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि वह जल्दी टूटे नहीं। एक फ़ायदा था कि वह बीटल पूरे एटलस का सबसे ज़्यादा कमज़ोर ऑर्डिनरी एलियन था, इसीलिए सिद्धार्थ के उन हमलों की वजह से उसका सींग थोड़ा सा मुड़ गया था और यही सिद्धार्थ के लिए काफ़ी था। सिद्धार्थ ने उसके सींग को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा और उसे कीड़े को अपने फेस के करीब लाकर उसकी आंखों में घूरने लग गया। सिद्धार्थ ने पूरी ताकत लगाकर उसके सींग को क्रश करने की कोशिश की, लेकिन वह टूटा नहीं। उसे कीड़े के एक्सप्रेशंस तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को लग रहा था कि वह कीड़ा उसके ऊपर हंस रहा है। सिद्धार्थ ने एक लोहे की तलवार निकालकर उसे कीड़े की पीठ पर मारी, लेकिन वह तलवार टूट गई। उस कीड़े ने सिद्धार्थ के हाथ पर वार किया और सिद्धार्थ का लेफ्ट हैंड इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था कि उसे चलाना अभी के लिए नामुमकिन जैसा था। उस कीड़े से बचना सिद्धार्थ के लिए नामुमकिन था, और यह चीज़ काफ़ी ना हो तो अब उस कीड़े का साइज भी बढ़ने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ का खून उस कीड़े का आकार बढ़ा रहा हो। अब वह कीड़ा 2 फुट का हो चुका था, डायरेक्ट 2 इंच से 2 फुट। यह कैसे हो सकता है, सिद्धार्थ मन में सोचता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद यह उसके खून की वजह से हो रहा है। सिद्धार्थ तुरंत अपने हाथ को उससे दूर कर देता है जिससे उसके ऊपर कोई खून ना गिरे। वह कीड़ा भी बढ़ना बंद हो चुका था। सिद्धार्थ ने उसे नफरत भरी नज़र से घूरते हुए मन में सोचा, इसे हराने का कोई तो तरीका होगा। अगर मेरे पास कोई एक ताकतवर वेपन होता तो अभी तक यह मर चुका होता। यह सोचते हुए सिद्धार्थ की आंखों में जैसे आंसू आने वाले थे, लेकिन तभी एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है। उसके सिस्टम में मैसेज आता है, इन्वेस्टिगेशन टास्क पूरा हुआ, रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिला है सिस्टम का एक नया फीचर। इसे जानने के लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सपेंड करें, साथ ही आपको मिली है एक नई स्किल, ब्लू लेजर। सिद्धार्थ किसी नए अटैक को सीखने का ही इंतजार कर रहा था और उसकी मुराद पूरी हो गई थी। सिद्धार्थ को इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि यह अटैक उस कीड़े को हरा सकता है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज था। सिद्धार्थ ने अपने पूरे 11 क्लोन बनाए थे। उसकी पावर पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी। वह बेहोशी की कगार पर ही था कि उसने सारे क्लोन से उसे नए अटैक ब्लू लेजर का इस्तेमाल कर लिया। इसकी वजह से उसकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर से एक नीले रंग की लेजर निकलने लग गई थी। वह 3 फुट का बड़ा सा नीला बीटल अब उसे ऐसे घूर रहा था जैसे सिद्धार्थ उसका कोई शिकार हो। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली थी। वह ऐसा पहले भी कर चुका था, लेकिन उसके आकार के छोटे होने के कारण सिद्धार्थ को ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब सिद्धार्थ को पता लग गया था कि उस नीले बीटल की जीभ उसका वाइटल अंग है और इस पर हमला करने से वह बीटल मर सकता है। वैसे तो पृथ्वी पर किसी भी बीटल की जीभ होती ही नहीं है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी तलवार से नीले बीटल की आंख पर जोरदार हमला किया, जिससे उसकी आंख फूटी तो नहीं, लेकिन उस पर हल्का सा निशान पड़ गया। कमाल की बात यह थी कि सिद्धार्थ ने यह अटैक उस नीले बीटल की प्यूपिल पर किया था, जो कि सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है किसी भी जानवर के लिए। लेकिन इससे उसे कोई खरोच भी नहीं पड़ी थी, पर उस नीले बीटल का गुस्सा हद से ज्यादा हो गया था। उसने दोबारा अपनी जीभ बाहर निकाल कर फेरी और इसी पल का सिद्धार्थ को इंतजार था। उसने पूरी ताकत से अपनी स्वॉर्ड को उस एलियन के मुंह में डालकर गले के आर पार कर दिया। इससे वो एलियन कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने हाथों से नीले बीटल की जीभ को खींचना शुरू कर दिया। उसकी जीभ के टुकड़े हो चुके थे और साथ ही उसकी जीभ के साथ साथ कनेक्टेड बाकी सारे ऑर्गन्स भी बाहर निकल आए थे। कमाल की बात यह थी कि उसके हार्ट और लंग्स भी उसकी जीभ के साथ ही कनेक्ट थे। अब सिद्धार्थ को समझ आ रहा था कि वह एलियन बार बार अपनी जीभ बाहर क्यों फिरा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। सिद्धार्थ के सुप्रीम सिस्टम में एक डिंग की आवाज़ आती है। सिद्धार्थ का मन तो कर रहा था कि वह नोटिफिकेशन बॉक्स को खोले, लेकिन सबसे पहले उसको प्लैनेट अर्थ पर पहुंचना जरूरी था, क्योंकि अगर वह यहीं पर बेहोश हो जाता तो इससे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर एलियंस उसकी हड्डियों तक को चबा देते। यह सोचकर सिद्धार्थ के चेहरे पर हंसी आ गई थी। उसने वापस पृथ्वी पर जाने के लिए तुरंत अपनी घड़ी से पोर्टल खोल दिया और उस पोर्टल के अंदर जंप कर गया। उसने अपने साथ साथ उस नीले बीटल के सींग को भी उखाड़ दिया था और अपनी स्पेस रिंग में रख दिया। सिद्धार्थ अब पोर्टल रूम में जमीन पर गिर पड़ा था। क्या होगा अब सिद्धार्थ के साथ? क्या था सिस्टम का मैसेज?
क्या होगा सबका रिएक्शन जब उन्हें पता लगेगा कि सिद्धार्थ वापस आ गया है? और क्या उस मिस्टीरियस आदमी ने अपना क्राइम कन्फेस किया था? अगर नहीं तो सिद्धार्थ को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का मैसेज क्यों आया था? चैप्टर 20 डार्क एसेंस, विलन्स आर नॉट बॉर्न। सिद्धार्थ पोर्टल रूम में जमीन पर इंजर्ड होकर गिरा बेहोश पड़ा था। उसके अंदर कुछ बोलने के लिए एनर्जी नहीं बची थी, लेकिन अंदर से कर्राहने की आवाज़ सुनकर पोर्टल रूम के गार्ड्स उसके पास आकर तुरंत उस मेडिकल रूम में टेलीपोर्ट कर देते हैं। यह बेचारा लड़का इतना ज़्यादा घायल कैसे हो गया? मुझे तो लगता था यह बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी एक ग्रेड 9 प्लेनेट में किसी से लड़के इंजर्ड हो गया। अरे नहीं, हो सकता है उसकी फाइट किसी डिवाइन ब्लड एलियन के साथ हुई हो। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, शायद ऐसा ही हुआ होगा, वरना यह लड़का इतना कमज़ोर नहीं है। वह दोनों गार्ड्स आपस में सिद्धार्थ के बारे में बातें करते हुए कहते हैं। तभी इमरजेंसी का सुनकर तुरंत एकेडमी की मेडिकल टीचर भागते हुए मेडिकल रूम में घुस जाती है। वह जैसे ही बेड पर गिरे हुए घायल सिद्धार्थ को देखती हैं, तुरंत अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगती है। उसके पास रीजेनरेशन की पावर थी। उस मेडिकल टीचर जिसका नाम अवंतिका था, सिद्धार्थ पर अपनी पावर इस्तेमाल करने लगती है। कुछ सेकंड तक उसकी इंजरीज पर हाथ रखने के बाद वो मेडिकल रूम से चली जाती है। उसने गार्ड्स को कह दिया था, देखो यह लड़का बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, मैंने इस पर अपनी पावर इस्तेमाल कर दी है, यह लगभग 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, तब तक तुम इसकी रखवाली करो। इतना कहकर मेडिकल टीचर वहां से चली जाती है। उसके जाने के काफ़ी देर बाद मेडिकल रूम के अंदर से एक अनएक्सपेक्टेड आवाज़ आती है। वो थी सिद्धार्थ के खुशी के मारे कूदने की, क्योंकि उसने अपने सिस्टम का मैसेज पढ़ लिया था। उसमें लिखा था, आपने नुकीले सींग वाले नीले बीटल को मार दिया है। आपको 7 ऑर्डिनरी क्रोमा पॉइंट्स मिले हैं। आपको नीले बीटल की डार्क एसेंस मिली है। सिद्धार्थ इस बात से बेखबर कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है, खुशी के मारे गाना गाने लगता है, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बाहर खड़े गार्ड्स कंफ्यूज थे, क्योंकि इतना घायल सिद्धार्थ गाना क्यों गा रहा है। लेकिन तभी सिद्धार्थ के मन में आता है कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास एक एटलस प्लेनेट की डार्क एसेंस है। अब सिद्धार्थ के पास एटलस के ऑर्डिनरी एलियन के क्रोमा पॉइंट्स आ गए थे, तो उसे अपने अंदर अलग से ही पावर महसूस हो रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हाइट बढ़ गई हो, लेकिन यह खाली उसे लग रहा था। असल में क्रोमा पॉइंट्स हमारे जेनेटिक्स के साथ मिलकर उन्हें और भी ज़्यादा पावरफुल और चेंज कर देते हैं। इसी कारण सिद्धार्थ की हाइट 1 सेंटीमीटर से बढ़ गई थी, लेकिन यह सिर्फ एक बार ही होता है। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे पावर के मारे वह फट जाएगा। तभी नलिनी उससे कहती है, मास्टर अभी इस एनर्जी को कल्टीवेट करने की कोशिश कीजिए, वरना हो सकता है कि एनर्जी आप पर बुरा असर कर दे। अभी आपका शरीर बहुत कमज़ोर है। यह सुनकर सिद्धार्थ हाँ में सिर हिला देता है। सिद्धार्थ समझ गया था नलिनी क्या कहना चाहती है। वह तुरंत पालती मारकर अपने अंदर उस एनर्जी को फ्लो करने की कोशिश करने लग गया। उसे पता था कि यह सिर्फ एक बार करने वाली चीज़ है, क्योंकि यह एनर्जी एक ग्रेड 8 प्लेनेट के एलियन की है, इसीलिए इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन ओलंपस पर ऐसा नहीं होगा। सिद्धार्थ 5 मिनट तक ऐसे ही ध्यान में बैठा था और फिर शांति से सो गया। वहीं जनरल के ऑफिस में जनरल के आगे सिद्धार्थ का ग्रुप खड़ा था। जनरल ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुमने क्यों मारा उसे? लेकिन वह उसका कुछ जवाब नहीं दे रहा था। तभी जनरल उस आदमी के आगे किसी औरत की फोटो दिखाता है और बोलता है, यही है ना तुम्हारी माँ? मुझे लगता है तुम्हें इनका ख्याल रखना चाहिए, और इनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें जवाब तो देने पड़ेंगे। वह आदमी डरते हुए कहने लगता है, मैं तब 22 साल का था और यह तीनों लड़के 18 साल के। इनमें इतनी समझ थी कि इनको पता हो यह क्या कर रहे हैं। एक दिन रास्ते में चलते हुए गलती से मेरी छोटी बहन ने इनके ऊपर आइसक्रीम गिरा दी थी। आइसक्रीम सिर्फ एक के ऊपर गिरी थी, लेकिन गुस्सा वह तीनों थे। मुझे समझ नहीं आया था कि एक बच्चे की नादानी पर इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अचानक से जिसके ऊपर आइसक्रीम गिरी थी, उस लड़के के बॉडीगार्ड ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए भरे बाजार में मेरी छोटी बहन को जिंदा जला के मार डाला और मेरी 32 हड्डियां तोड़ डाली। तुम नहीं जानते हो कि यह कितना दर्दनाक होता है। तुम्हें अपनी बहन को अपने सामने मरते हुए देखने दर्द के बारे में कुछ नहीं पता। यह तीनों बहुत बेरहम थे और इनके साथ जो हुआ है वह सही ही हुआ है। तभी अभिमन्यु उससे पूछता है, लेकिन आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस में कंप्लेंट? हाँ, तुम्हें ये कहना चाह रहे हो उन्होंने सिर्फ उस आदमी के बॉडीगार्ड को ही जेल में डाला था। चलो मैं इतने में भी खुश हो जाता, लेकिन वह सिर्फ 1 घंटे के लिए जेल में गया था और फिर उन अमीर लड़कों के कनेक्शंस की वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया। तुम्हें लग रहा है कि मैंने सिर्फ उन तीनों को मारा है, ऐसा नहीं है। अगर तुम न्यूज़ देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगने की वजह से सारे पुलिसकर्मी मर गए, सिर्फ एक हवलदार को छोड़कर। यह हवलदार सिर्फ अकेला था जिसने इंसाफ के लिए लड़ाई की, लेकिन इस बेचारे को भी 10 दिन की सजा हो गई थी। मुझे ऐसे अमीरों से नफरत है, वो कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी वह कमजोर नहीं दिखा। तभी जनरल उससे पूछते हैं, लेकिन बच्चों के पेट पर पंजे का निशान कैसे पड़ा था? मेरे इंटेंस इमोशंस, गुस्से और दुख के कारण मुझे ट्रांसफॉर्मेशन टाइप सुपर पावर मिली थी। इससे मैं एक टाइगर बन सकता हूँ। सिद्धार्थ का ग्रुप उस आदमी के फेवर में था, यहाँ तक कि राघव भी।
राघव, जो कि खुद एक बहुत ही अमीर लड़का था, बल्कि इन तीनों लड़कों से भी 100 गुना अमीर परिवार से आता था, पर उसने कभी ऐसी हरकतें नहीं की। तभी जनरल उस आदमी से कहते हैं, देखो मैं कानून से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सही सलामत इस अकेडमी के बाहर भेज दूंगा, लेकिन अब तुम बदला लेने की कोशिश मत करना, अब तो तुमने सबका बदला ले ही लिया है। अब तुम जाकर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखो, मैं इनके पेरेंट्स को बोल दूंगा कि एक एलियन पोर्टल से बाहर निकल आया था जिसने इन्हें मार दिया और हमने उस एलियन को पकड़ लिया है। यह सुनकर वह आदमी जनरल के पैरों में गिरकर उन्हें शुक्रिया कर रहा था। तभी जनरल सिद्धार्थ के ग्रुप की ओर देखकर बोलते हैं, देखो यह बात टॉप सीक्रेट है, तो इसे किसी को भी पता मत चलने देना, और तुम लोग कैडेट इंस्पेक्टर वाली बात भी भूल जाओ और सिद्धार्थ को भी समझा देना। जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ का नाम लिया, अचानक से 2 गार्ड्स वहां पर प्रकट होकर बोलने लगे, जनरल, वह लड़का सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है और इस वक्त वह मेडिकल रूम में पड़ा है, उसे ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है उसे पूरी तरह से पहले जैसा होने में 10 से 15 दिन का समय लग जाए। इतना कहकर वो गार्ड्स दोबारा टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जनरल और सिद्धार्थ का पूरा ग्रुप मेडिकल रूम की ओर जाने लगते हैं। किस टाइप की थी उस नील बीटल की डार्क एसेंस, और क्या जवाब देगा सिद्धार्थ इन सबको? क्या वो अपना सीक्रेट छुपाने में कामयाब हो पाएगा? यह सब जानने के लिए पढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे